एवरीवन। आज के इस लाइव सेशन में सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। इसी के साथ-साथ जिन धामी जी जिन ब भगवान हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के जो इस प्रोग्राम के फैसिलिटेटर हैं धामी जी, उनको भी मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने ये प्रोग्राम आज का ये सेशन ऑर्गेनाइज़ करवाया है। आज के इस सेशन को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं एक ज़रा ब्रीफ अकाउंट पहले बताऊँगा कि आज के सेशन में हम क्या-क्या एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम उत्तराखंड बेस्ड जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूकेएसएससी का एग्ज़ाम हो, उसकी एक जनरल प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, एक तो हम ये देखेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन के दौरान क्या किया जाए, किस तरीके से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करी जाए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम कुछ हमारे दिमाग में जो प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चंस आते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, कई सारी चिंताएँ हमारे मन में रहती हैं। और एक हमारा ये भी रहता है कि क्या ये एग्ज़ामिनेशन का जो प्रोसेस है, वो फेयर है कि नहीं है। कई लोगों को लगता है कि इन एग्ज़ाम्स बहुत धाँधली होती है, तो हम उन इश्यूज़ पे भी डिस्कशंस करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम पार्टिसिपेंट से क्वेश्चंस भी लेंगे। बीच में भी हम क्वेश्चंस लेंगे और कोशिश करेंगे कि सेशन के जब लास्ट में भी हम इन क्वेश्चंस को लें। तो हमारा जो पूरा सेशन है वो 1 घंटे का रहेगा, 1 आवर का हम लोग बनाएँगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाए। देखिए, सबसे पहला जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसका सिलेबस हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। आप उत्तराखंड पीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स देंगे उसकी साइट पे जाएँगे, तो आपका जो नोटिफ़िकेशन आता है, उसमें भी सिलेबस रहता है और उनकी साइट पे वैसे भी सिलेबस अपलोडेड रहता है। इसी तरीके से जो यूकेएसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं, उसका भी सिलेबस उनकी साइट पे अपलोडेड है। तो द सिलेबस शुड बी अवर गाइड बुक, मतलब कहने का मतलब है कि हमें जो भी चीज़ गाइड करेगी, हमें गाइड करने के जो काम करेगा वो सिलेबस ही करेगा। तो हमें सबसे पहले हमारे सिलेबस पे ध्यान रखना है। उसके अलावा हमें क्या करना है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाने हैं। एक हम सिलेबस लेंगे और जब हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाएँगे, तो हमें उससे ये आइडिया रहेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं। सिलेबस के किस पार्ट से क्या पूछा जाता है, कितना वेटेज रहता है। सपोज़ अगर हमारा जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ में यदि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो किसका कितना पार्ट है, क्या-क्या पूछा जाता है, एक ट्रेंड क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, इन चीज़ों को एनालाइज़ करने के लिए हमारे पास पास्ट ईयर के पेपर्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। ये भी आपको उनकी साइट पे मिल जाते हैं, मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं, उसमें मिल जाता है। तो जब हमारे पास सिलेबस आ जाएगा, जब हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आ जाएँगे, तो तब हमारे पास हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड बुक सेलेक्ट करेंगे। देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं और हम चाहें तो हम पॉलिटी है या हिस्ट्री, एक-एक चीज़ में 20-20 किताबें, 50-50 किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या इतनी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है? तो जब हम सिलेबस देखेंगे और जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मिल जाएँगी। उन स्टैंडर्ड बुक से ही हमें पढ़ाई करनी है। यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा लगता है कि कोचिंग्स का रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि जो हमारे कोचिंग्स सेंटर्स होते हैं, वो हमें इन बुक्स को सेलेक्ट करने में, गाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हाँ, रूटीन, हम क्या शेड्यूल बनाएँ, क्या रूटीन बनाएँ? देखिए, कोई क्लेम कर सकता है कि वो 14 घंटे पढ़ता है, 15 घंटे पढ़ता है और पढ़ भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि घंटे से ज़्यादा ये है कि हम इफ़ेक्टिव स्टडी कितना कर रहे हैं। हम दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ें, लेकिन इफ़ेक्टिव पढ़ें। मतलब ठीक है, यदि हम 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट 6 घंटे की हमारी इफ़ेक्टिव स्टडी तो हो। हम एक रूटीन बनाएँ, हम एक प्लान बनाएँ कि हम ये सोचें कि सपोज़ उत्तराखंड पीसीएस का चाहे एग्ज़ाम हो या यूके एसएससी का एग्ज़ाम हो, हम एक अपना 1 साल का या 8 से 9 महीने का, अगर हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक प्लान बनाएँ कि हम इतने महीनों में ये पढ़ाई करेंगे और इस हफ्ते में ये पढ़ेंगे। एक हम पूरा प्लान ड्रॉ कर लें, एक शेड्यूल बना लें अपना। अगले 7 से 8 महीने का, 9 महीने का या 1 साल तक का, या फिर जब भी हमारा एग्ज़ाम है, यदि बहुत अभी आस-पास ही एग्ज़ाम है, तो हम एक शॉर्ट शेड्यूल बनाएँगे और हम फिर उस पे स्टिक करें। हम बार-बार अपनी पढ़ाई के टाइम टेबल को, अपने शेड्यूल को चेंज ना करें। जब हम बार-बार चेंज करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी चेंज होती चली जाती है और जो फ्रूटफुल नहीं रहता। इसलिए जो भी आप बनाएँ, आप एक सक्सेसफुल
इसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप वो बनाते हैं, तो आप उसको अपना एक शेड्यूल बनाएँ और उसे डेली फ़ॉलो करें। ऐसा नहीं कि एक दिन हम 14 से 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और एक दिन हम सिर्फ़ 2 घंटा या फिर हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, घूमने-फिरने निकल गए या और काम में इन्वॉल्व हो गए। हमें डेली पढ़ाई करनी है। हमें इसको डेली का जो रूटीन है उसे रोज़ का रोज़ फ़ॉलो करना है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो कंटिन्यूअसली पढ़ाई ज़रूर करें। यदि आप ऐसा करते हैं कि आप 15 दिन पढ़ते हैं, फिर 1 हफ़्ता नहीं पढ़ते, 2 दिन नहीं पढ़ते, तो आपको 15 दिन का या महीने भर का जो आपका पढ़ा हुआ है, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। चीज़ों को रिवाइज़ करें, बार-बार पढ़ें और हर मतलब रूटीन को हमेशा फ़ॉलो करें, कंटिन्यूटी बनाए रखें अपनी पढ़ाई में। अब ये इश्यू उठता है कि पढ़ें क्या? जैसे हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी किताब पढ़ने के बजाय एक बुक को बार-बार पढ़ें। जो आपकी एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ें, आपको उस स्टैंडर्ड बुक के बारे में इंटरनेट से जानकारी मिल जाएगी, कोचिंग सेंटर्स या कोई आपको जो गाइड करते हैं, वो आपको बता देंगे। तो हमें करना क्या है कि हम उस बुक को बार-बार पढ़ें, उसमें नोट्स प्रिपेयर करें। ऐसा ना करें कि हम अलग-अलग किताबें पढ़ रहे हैं और हमारा कुछ भी फिर उससे क्लैरिटी नहीं आ पाती। तो ये जो हमारा पार्ट था कि हम एक एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करें, बेसिक आइडिया वो मोटा-मोटा उसे हम कर रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें प्रिपरेशन के दौरान करना क्या चाहिए? देखिए, प्रिपरेशन का जो एक दौर है वो कई बार बहुत लंबा हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत शॉर्ट पीरियड में सक्सेस मिलती है, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो हम करें क्या? मतलब फ्रस्ट्रेशन आती ही आती है। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है कि लोग के अंदर अगर लंबी हमारी पे चले जाता है समय तो फ्रस्ट्रेशन भी आने लगती है। कुछ लोग पेशेंस खोने लगते हैं। तो और ऊपर से उत्तराखंड में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फॉर्म्स बहुत देरी से आते हैं। आते ही नहीं। अब पीसीएस का आप देखिए कि पिछले 20 सालों में केवल 6 एग्ज़ाम्स हमारे पीसीएस के हुए हैं। 4-4 से 5-5 सालों में एक बार फॉर्म आता है। तो हमें करना क्या है देखिए हमें पेशेंस रखना होगा। जॉब जो है ना उत्तराखंड में स्पेसिफ़िकली जो गवर्नमेंट जॉब है वो एक बहुत बड़ा इश्यू है और फॉर्म्स इतनी देरी से आ रहे हैं लेकिन यदि हमें वो एग्ज़ाम्स निकालने हैं तो हमें पेशेंस रखना होगा और अपनी प्रिपरेशन को एक धैर्य रखते हुए, एक अपना धैर्य बनाए रखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन करते रहनी होगी। तो पेशेंस इस सबसे बड़ी चीज़ है। जहाँ हमने अपना धैर्य खोया, जहाँ हमने अपना पेशेंस खोया वहीं से हमारे लिए इश्यूज़ और हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। एक प्रिपरेशन की दौरान एक अच्छी हेल्थ बहुत ज़रूरी है और हेल्थ के लिए मतलब आप हेल्थ कॉन्शियस ज़रूर रहिए, आप क्या खाते हैं और आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि रेगुलर एक्सरसाइज़ हम डेली करें, सुबह योगा करें, वॉक करें और एक मतलब संतुलित जो हमारा वो डाइट रहती है, वो ज़रूर लें क्योंकि एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए गुड हेल्थ मतलब एक अच्छी हेल्थ का होना भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से आपने योगा और वॉक ज़रूर करें और कोशिश करें कि वॉक का जो आपका समय होता है, उसे भी यूटिलाइज़ किया जाए। आप क्या कर सकते हैं, आप जब अकेले वॉक कर रहे हैं, तो आप एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा आज दिन भर में या अगर सुबह जा रहे हैं, तो आपने प्रीवियस डे क्या पढ़ा, उसके बारे में आप कर सकते हैं। या फिर आप ये देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन को आप एनालाइज़ कर सकते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा रूटीन सही से फ़ॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कई सारे इश्यूज़ हैं या फिर जो आप अभी जनरल इश्यूज़ चल रहे हैं, करंट अफ़ेयर्स चल रहे हैं, आप उन पे थोड़ा-सा अपनी एक थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। यदि आपके पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आप ग्रुप में या 2 लोग भी वॉक पे जा सकते हैं और आपस में डिस्कशन कीजिए और लेकिन एक पॉज़िटिव डिस्कशन कीजिए, बिना बात के बहस और इधर-उधर की बातें न करने से अच्छा है कि हम टॉपिक्स पे डिस्कशन करें और एक ओपिनियन बनाने की कोशिश करें और इश्यूज़ को डिस्कस करें। इसके अलावा आप तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि आप वॉक के दौरान ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुन सकते हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो का ऐप डाउनलोड कर लें और कान पे लगा के आप न्यूज़ सुन सकते हैं। तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं और आपको उसका हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है उसे एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। मतलब यदि हमारा प्रिपरेशन में मन नहीं है और हम ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो ऐसी प्रिपरेशन से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता और उसका आउटकम नहीं आता। तो आप उसे एक बोझ मत समझिए, जो हम इस ये जो पूरा प्रोसेस है और ये बात सच है कि जब आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और यदि आप ख़ास तौर से उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप साथ में यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ही एनरिचिंग मतलब आप अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ ऐड करते हैं। आपको दुनिया को देखने का एक पर्सपेक्टिव बदलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आपसे ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रोसेस को एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है। हम इस प्रोसेस को पूरी तरीके से इसे एक एज़ अ हॉबी मतलब पढ़ाई को, लिखने को,
पढ़ने को, नई-नई चीज़ें सीखने को एक एज़ अ हॉबी भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो यदि हम इसे एज़ अ प्रोसेस एन्जॉय करते जाते हैं तो हमें बोझ नहीं लगता। हमारी पढ़ाई जो होती है और जो हमारी प्रिपरेशन है, वो हमारी लाइफ़ का पार्ट बन जाती है। तो कोशिश कीजिए कि हालाँकि ये एक डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज़ है कई लोगों के लिए, ख़ास तौर से जो एक लंबे समय तक तैयारी करते हैं, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम इसे एन्जॉय करें और पूरे प्रोसेस को अच्छे से करें। और मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल क्वोशंट डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है, कि हम थोड़ा बहुत ध्यान करें, मेडिटेशन करें और यदि हम जिसको भी हम मानते हैं, जिन भी भगवान को हम मानते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत अपनी स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन बनाए रखना चाहिए, वो हमें हेल्प करता है। ख़ास तौर से डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको आपका जो स्पिरिचुअल नेचर होता है, वो बहुत हेल्प करता है, आपको एक कहते हैं कि संबल प्रदान करता है, जो बात करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है, ये हम एक क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन्स हमारे दिमाग में रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिलना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई लोग सोचते हैं कि हमें तो मिल ही नहीं सकती। कुछ लोगों को लगता है यार कि कैसे मिलेगी, हमारे पास तो इतना कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि डेफ़िनिटली देखिए, अब हालत है कोविड के बाद, तो और भी कई सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, तो ये एक डिफ़िकल्ट जर्नी ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। फॉर्म्स आएँगे, उत्तराखंड में फॉर्म्स अभी आने थोड़ा-सा डिलेड हैं। कुछ अंदर की कुछ हैं इश्यूज़, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब यदि हम कैपेबल हैं, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब्स का मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। यदि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे तो कई सारे एग्ज़ाम्स निकले और पूरे प्रोसेस में सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट लगभग 20 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स निकले और उसमें मुझे ये लगता है कि यदि हम कैपेबल हैं, यदि हमने स्टडी कर रखी है और यदि हम उसके वो हैं, तो हमारे एग्ज़ाम्स निकलते हैं। और हम मतलब आप बनाए रखिए, पेशेंस को बनाए रखिए और पढ़ते रहिए और यदि आप जेनुइनली सच में एक अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम ज़रूर निकलते हैं। और यदि एग्ज़ाम्स निकलने में कहीं पर दिक्कत हो रही है, तो आप एनालाइज़ कीजिए। कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी में फ़ॉल्ट होगा। और ऐसा होता है कि कई बार कुछ चीज़ें हमारे अंदर बहुत अच्छी होती है, तो हम उसे तो बहुत ज़्यादा उस पे एम्फसाइज़ कर रहे होते हैं और कई बार क्या होता है कि कहीं वीकनेस होती है हमारी प्रिपरेशन में और हम उस पे ध्यान नहीं देते और बार-बार वही गलती करते चले जाते हैं। हम पीसीएस का बार-बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूकेएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, उनको तो हम अच्छा करके आते हैं और हम खुश भी रहते हैं और जो हमारे वीक पोर्शन्स हैं, वो वीक ही रह जाते हैं। तो हमें अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करना, जैसे यदि हम बात करें, अगर हम क्वेश्चन्स पेपर की बात करें, तो हो सकता है कि आपका हिस्ट्री एक अच्छा आप अच्छे से कवर करते हो, ज्योग्राफी अच्छे से करते हो लेकिन इकोनॉमी में वीक हो जाएँ। या हो सकता है कि आपका बेसिक साइंस छूट जा रहा हो, या हो सकता है कि आपका करंट अफेयर्स कुछ वीक हो, कुछ लोगों की रीज़निंग और मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। तो हमें करना क्या है कि हमें अपने वीक पोर्शन एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है। देखिए, मैं इस बात को बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ और बहुत ही फ़र्म ओपिनियन है मेरा इस बारे में कि यदि हमारी प्रिपरेशन सटीक है और हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें एग्ज़ाम निकालने से कोई रोक नहीं सकता और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकलते हैं। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में कई सारे एग्ज़ाम्स आते हैं। मतलब जो लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो फॉर्म्स को देखते ही रहते हैं। तो यदि हम क्लेरिकल लेवल से आईएएस तक के एग्ज़ाम्स देखें, तो साल में इतनी सारी जॉब्स आती हैं और हम उनको ईज़िली हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। अब एक बड़ा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में तो फॉर्म्स नहीं आ रहे। ये सच में एक दिक्कत है। मतलब उत्तराखंड के केस में फॉर्म्स बहुत देरी से आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि पीसीएस का फॉर्म पिछले 4 साल में नहीं आया है अभी तक और अब एग्ज़ाम होगा भी तो उसको कंडक्ट होने में एक लंबा पीरियड लग जाता है। हालाँकि हाल ही में आयोग ने बोला है कि हम चीज़ों को जल्दी प्रोसेस करेंगे और हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्दी प्रोसेस होगा और हाल-फिलहाल में उत्तराखंड एसएससी के भी कई सारे फॉर्म्स आए हैं और जो आप लोगों ने भरे भी होंगे, जिसको आप पढ़ रहे होंगे। तो ये एक दिक्कत ज़रूर है और फॉर्म्स क्यों नहीं आ रहे, क्या आएँगे, नहीं आएँगे, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, जो शायद यहाँ पर डिस्कस करना ठीक नहीं रहेगा। वैकेंसीज़ बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार में वैकेंसी नहीं है, वैकेंसीज़ बहुत हैं। सरकार भी चाहती है कि रिक्रूटमेंट हो क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही कई बार बोल चुके हैं कि हम रिक्रूटमेंट करेंगे, करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोसेसेस में कहाँ कमी आ रही है, आखिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, उसके पीछे कई कारण हैं। और हम उम्मीद करते हैं एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम यही उम्मीद करते हैं कि शायद हम लोग जल्दी फॉर्म्स आएँगे और ख़ास तौर से पीसीएस का फॉर्म भी आना चाहिए, जल्दी आएगा। फिर एक क्वेश्चन ये है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो अनफ़ेयर है, ऐसा हम लोगों को कई बार हम लोग कहते हैं। देखिए मैं तो जिस भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुज़रा हूँ आज तक, मुझे तो फ़ेयर प्रोसेस नज़र आया है। हालाँकि एसएससी के केस में भी हमने देखा था कि फॉरेस्ट गार्ड वाले उसमें कुछ
चीज़ें ऐसी हुई थी कि पेपर वेपर लीक हुए थे, ये वो बीच-बीच में ऐसा होता है। हालाँकि लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड पीएससी की अगर मैं बात करूँ, पीसीएस एग्ज़ाम की बात करूँ, तो मुझे लगता है कि प्रोसेस काफ़ी हद तक फ़ेयर है। और अनफ़ेयर नहीं है। मैं तो 2 बार इस प्रोसेस से गुज़रा, 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर 2019 में भी हुआ, और हमने तो कहीं भी इस टाइप की कोई चीज़ को नहीं देखा कि कोई अनफ़ेयर प्रैक्टिस फ़ॉलो करी गई हो। लेकिन हाँ, मतलब एसएससी के केस में 1-2 बार ऐसा हुआ है कि पेपर्स लीक हुए हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार इस प्रोसेस में आया है, और गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है, और आगे हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा। और आप मान के चलिए, यदि आप ये मानते हैं कि प्रोसेस फेयर नहीं है, तो हमारी ना उसमें प्रिपरेशन में कहीं न कहीं वीकनेस आ जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि प्रोसेस फेयर है। देखिए, इतने सारे लोग जो सेलेक्ट हो रहे हैं, हर कोई अनफेयर मीन्स का यूज़ करके सेलेक्ट नहीं होता है। और मतलब इवन मैं तो कह रहा हूँ 99.5% लोग, अगर कहीं थोड़ा बहुत ऐसा होगा भी जो हमने नहीं देखा है, तो 99.5% लोग तो ऐसे सेलेक्ट हो ही रहे हैं जो एक फेयर मीन्स को यूज़ करके हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ओपिनियन बना लेने से हमारी अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कहीं कमी आ जाती है। तो ये सारे तो इश्यूज़ मेरी ओर से थे। अब मैं ये देखता हूँ कि अगर यदि आपकी ओर से कोई क्वेश्चन्स हैं, तो हम देखते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। अ, हाँ, ये शैलू जोशी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मेंस आंसर राइटिंग के बारे में क्या किया जाए? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंस आंसर राइटिंग में ना प्रैक्टिस ही काम आती है। आप डेली आंसर राइटिंग कीजिए। अब यदि आप इसमें अब इन्होंने नहीं क्लियरली किया कि आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस की। मैं दोनों ही बारे में बता देता हूँ आपको। यदि हम यूपीएससी की बात करें, तो यूपीएससी में आप जानते हैं कि 20 क्वेश्चंस हर पेपर में आ रहे हैं। पेपर काफ़ी लेंथी हो गया है यूपीएससी का। पहले छोटा हुआ करता था, अभी पेपर बहुत लेंथी हो गया है। और यदि हम उत्तराखंड पीएससी की बात करें, तो यहाँ पर आप पैटर्न देखेंगे, आपको 20 वर्ड्स मतलब 2 मार्कर भी आते हैं, फिर 5 मार्कर भी आते हैं, 8 मार्कर और 16 मार्कर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको 20 शब्द भी लिखने हैं, आपको 150 वर्ड्स भी लिखने हैं, 50 वर्ड्स भी लिखने हैं, और 250 वर्ड भी लिखने हैं। और क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, वही मतलब आंसर शीट में ही क्वेश्चंस होते हैं, तो लिमिटेड स्पेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर अलग मिला और आंसर शीट अलग मिली, आंसर शीट में ही क्वेश्चन होते हैं। और अगर 20 वर्ड का क्वेश्चन है, तो 20 वर्ड के लिए ही स्पेस मिलेगा। 50 वर्ड का क्वेश्चन है, तो 50 वर्ड के लिए स्पेस मिलेगा, और ऐसे अगर 250 वर्ड का क्वेश्चन है, तो 250 वर्ड का ही स्पेस मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे करें? तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कोई एक क्वेश्चन का आंसर बता देगा और हम वो रटा-रटाए लिखाएँगे, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है। हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं और हमें आंसर लिखने हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि सपोज़ एक क्वेश्चन आया था 2012 वाला, जो पीसीएस क्वेश्चन था, एग्ज़ाम था कि जो चंद वंश था, उसका रिवेन्यू सिस्टम बताइए। ये मेरे ख़्याल से 8 मार्कर क्वेश्चन था, और हमें लगभग 100 डेढ़ 120 वर्ड में इसे ख़त्म करना था। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको या पढ़ा तो हुआ होना ही चाहिए आपने, लेकिन साथ ही में आपको उसको लिखना भी आना चाहिए। और लिखना आता है प्रैक्टिस से। यदि मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मेरी हैबिट पहले से थी, शुरू से, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कि मैं उठते ही 1 पेज लिखता था या 2 पेज लिखता था। ये मेरे हमेशा मैंने एक अपने रूटीन में बनाए रखा कि मैं इवन मैं जब जॉब करूँ, ना करूँ या जो भी करूँ, मैं उठते ही आंसर राइटिंग करता था, किसी भी टॉपिक पे लिखता था, और वो आज आज भी मैं उस आदत को फ़ॉलो करता हूँ। मतलब इवन आफ्टर सिलेक्शन में सुबह उठते ही सबसे पहले काम कुछ चीज़ लिखने का। अब लिखने का क्या मतलब है? हाँ, कहते हैं ना कि हिंदी में एक वर्ड बोला जाता है कि मौलिक अभिव्यक्ति। मौलिक अभिव्यक्ति मतलब ओरिजिनैलिटी, मतलब जो मैं जानता हूँ, जो मुझे नॉलेज है, और उसको मैं उसी रूप में लिख पाऊँ। किसी कहीं से बुक से टीपा हुआ मैं ना लिखूँ। और जब हम लिखते हैं, तो हमारी राइटिंग ओरिजिनल है कि नहीं है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ये हमारे आंसर शीट से दिख जाता है। तो और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा, मतलब आप ये मत समझिए कि आज नहीं आप लिख पा रहे हैं, तो फिर आप कभी नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं होता। आप रेगुलर राइटिंग कीजिए, रोज़ कीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। शुरू में आपको बहुत दिक्कत आएगी, आप अपनी लैंग्वेज में लिख नहीं पाएँगे, आप 10 बार किताब खोल सकते हैं, 150 वर्ड का आंसर को आप 500 वर्ड तक ले जाएँगे। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए, अपने आंसर को खुद ही एनालाइज़ कीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आपका जो आंसर है, वो क्वेश्चन की डिमांड को फुलफ़िल करता हो। देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो उसकी कई सारे पार्ट्स होते हैं।
या एक एक पार्ट भी हो सकता है, एक से अधिक भी पार्ट हो सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है कि एक क्वेश्चन सपोज़ आता है कि अकबर की जो पॉलिसीज़ थी वो एक बहुत ही सेक्युलर किंग जो था उसकी पॉलिसीज़ थी। अब इसका अगर हम देखें तो केवल एक ही एस्पेक्ट है कि अकबर वाज़ की जो पॉलिसीज़ थी वो सेक्युलर रूल था उसका। अब हमें क्या करना है कि हमारा 150 वर्ड जो लिख रहे हैं या 150 वर्ड जो लिख रहे हैं या 250 वर्ड जो लिख रहे हैं, वो केवल इसी बात पे फ़ोकस हो कि अकबर की जो पॉलिसीज़ थी वो सेक्युलर पॉलिसीज़ थी। हम इधर-उधर डाइवर्ट ना करें। हम ये कोशिश ना हम उसके पीछे अपने सब्सटैंशिएट करें, मतलब एग्ज़ाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी चीज़ लिख रहे हैं, उसको हम किसी उदाहरण के साथ उसे बोलेंगे। हम केवल ये नहीं कि हम एक स्टेटमेंट दे देंगे। तो ये सब चीज़ें लिखने में हमें ध्यान देना, मतलब आप पहले आंसर लिखिए एज़ अ स्टूडेंट और एज़ अ टीचर उसे चेक कीजिए, डेली चेक कीजिए। जो लोग कोचिंग जाते हैं, अपने सर जो आपके सर या मैडम जो भी आपके टीचर हैं, उनसे अपने आंसर्स को चेक कराइए। देखिए कोचिंग वाले ज़रूर आपकी वो कराएँगे, हर संडे को आपका टेस्ट कराएँगे या बीच-बीच में टेस्ट सीरीज़ कराएँगे। केवल उस पे डिपेंडेंट मत रहिए। आप हर रोज़ आंसर लिखिए, हर रोज़ चेक कराइए और सबसे अच्छा मुझे लगता है कि एग्ज़ामिनर हम खुद होते हैं। हम अपने आंसर्स को चेक करें। तो शैलू जी, मुझे लगता है कि आपको आपको मिल गया होगा। आप ध्यान रखिए कि जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि सपोज़ बीपीओ पे हमें लिखना है। अब देखिए एग्ज़ाम में हो सकता है कि बीपीओ पे 20 वर्ड्स का क्वेश्चन आ जाए, 50 वर्ड्स का आ जाए और हो सकता है ऐसे भी आ जाए 1000 वर्ड का। तो क्या किया जाएगा? 1500 वर्ड आपको लिखने हैं बीपीओ पे। बीपीओ मतलब बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्स। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये चीज़ डेवलप करनी है, मतलब बार-बार राइटिंग करके हम अब एक एबिलिटी डेवलप करेंगे, जिसमें कि हम उसी टॉपिक को 1500 वर्ड तक भी लिख दें और उसी टॉपिक को 20 वर्ड तक भी लिख दें। और जो क्वेश्चन की डिमांड है, उसे हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन की डिमांड होना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ दो 250 वर्ड का क्वेश्चन है ना और आपने 200 वर्ड में उसकी डिमांड को पूरा कर दिया। एग्ज़ामिनर को सैटिस्फाई कर दिया, गुड इनफ। आप 250 वर्ड मत लिखिए, 175 वर्ड लिखिए, लेकिन जो क्वेश्चन की डिमांड है उसे फुलफ़िल कीजिए और वर्ड लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना। पहली बात तो हमारे पास ऐसी अपॉर्च्युनिटी होती नहीं। इतना कम स्पेस होता है कि आप वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते और दूसरी बात, कहीं पे यदि आप ऐसा होता भी है, तो वो हमारे लिए लॉस है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन्स हैं कि यदि आपने जहाँ वर्ड लिमिट क्रॉस करी, वहाँ पेपर छोड़ देंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि विदिन वर्ड लिमिट हमें पढ़ाई करना है। तो ये था कि हम कैसे आंसर्स को देखें। उसके बाद यदि हम और कोई क्वेश्चंस देखें, ये अन्नू शर्मा जी ने क्वेश्चन पूछा है कि नेक्स्ट पीसीएस नोटिफिकेशन कब तक आएगा, बताएं। टू बी फ्रैंक, देखिए मैं ना इस बारे में कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास सीट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक पीएससी को कोई ऐसा लेटर नहीं भेजा कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए। पीएससी जो उत्तराखंड पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, उसका कहना है कि हमारे पास जैसे ही आएगा हम तुरंत एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। तो अब इस बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जब तक पीएससी की नोटिफ़िकेशन नहीं आती, तब तक तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराए हुए और मुझे लगता है कि फॉर्म आना चाहिए। आएगा फॉर्म, देखिए बी होपफुल, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जल्दी निकालना चाहिए। उसके अलावा हाँ, ये इन्हीं का एक क्वेश्चन है कि 2016 में नोटिफ़िकेशन आया था, 2019 में रिज़ल्ट आया, तो बैच 2019 का माना जाता है। जिस साल आप जॉइन करते हैं, उस साल का आपका बैच माना जाता है। हुँ। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या पुराने पेपर से भी आता है कुछ? इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कभी क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से रखिए कि ओल्ड पेपर्स को आप सिर्फ़ एक स्टैंडर्ड बनाइए कि आप सिर्फ़ इससे उनको देखिए कि उन्हें आप सारे सॉल्व कर लीजिए। 1 बार नहीं, 2 बार या 3 बार, आप उन्हें बार-बार सॉल्व कीजिए। लेकिन उनको आप इस इंटेंशन से पढ़ें या इस तरीके से पढ़ें कि आपको ये पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन्स आते हैं और क्या पूछा जाता है, सिलेबस का कौन-सा पोर्शन, किस तरीके से चीज़ों को पूछा जाता है। आप उसी के हिसाब से उसे पढ़िए और क्वेश्चन्स आएँगे कि नहीं आएँगे, इस बारे में तो कह पाना बहुत मुश्किल है। ये गुज्जू रावत जी हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हम यूके एसएससी और यूके पीएससी एग्ज़ाम के लिए तालमेल किस तरीके से बना सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारा एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है, वो हमेशा पोस्ट के हिसाब से होता है। तो क्योंकि मैंने क्लेरिकल से लेके सिविल सर्विसेज़ के सारे एग्ज़ाम्स तक मैं दिए हुए हैं, तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, वो ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, वो फैक्ट बेस्ड कम होते हैं।
और जैसे-जैसे हम लोअर लेवल के एग्ज़ाम्स पे आते हैं तो फैक्ट बेस्ड बढ़ जाता है। तो यदि हम यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के एग्ज़ाम की बात करें तो यूकेपीएससी यूपीएससी के कंपैरिज़न में ज़्यादा फैक्चुअल होता है, लेकिन यूकेएसएससी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है। तो आप करें क्या, यदि आप इन दोनों के बीच में, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई एस्पिरेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहता होगा और बेसिकली जो अच्छे से एनालाइज़ करता है चीज़ों को वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो मुझे लगता है कि आप क्या कीजिए, आप यूकेपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए और यदि आप उसे एसएससी में भी यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप थोड़ा फैक्चुअल ओरिएंटेशन ज़्यादा रखिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, यदि हम गोरखाओं के समय की बात करें, तो आप क्वेश्चन में पीसीएस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखिए, कि गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? एक जनरल क्वेश्चन, आप उसके बारे में आप लिख देंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि जब आप उसमें जाएँगे, एसएससी में जाएँगे, तो एसएससी में क्या होगा कि उसपे कोई फैक्चुअल चीज़ पूछ ली जाएगी। गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ ली जाएगी कि उनका जनरल कौन था, मिलिट्री जनरल कौन था या फिर मतलब इसी तरीके से कुछ भी जो बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है, जो आप पीएससी में सिर्फ़ कोट करते हैं और कोट ना करें तब भी आपका काम चल जाता है। तो मेरे को लगता है कि द क्लियर पॉइंट इज़, मतलब आपको लंबा ना खींच के तो छोटे से उसमें बताना चाहता हूँ कि आप यूकेएसएससी में ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, छोटे-छोटे फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना होता है और जब आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आपको ज़्यादा एनालिटिकल, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इस तरीके की तैयारी करनी होती है, हालाँकि फैक्ट का यूज़ वहाँ पर भी होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूकेएसएससी के लिए कोई टिप्स, वही मैं ऑलरेडी आपको टिप्स बता चुका हूँ, राहुल बोरा जी का क्वेश्चन है ये कि आप क्या कीजिए कि आप सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। अब यूकेएसएससी के बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप जानते हैं कि उनका एक स्टैंडर्ड सिलेबस है जो उनकी साइट पे पड़ा है, जिसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं, हिंदी आती है, उत्तराखंड जीएस है और साथ में जीके के क्वेश्चन्स हैं। उत्तराखंड जीएस 40 नंबर का है, हिंदी 20 नंबर का है और जीके के 40 नंबर के हैं। तो आप उस हिसाब से देखिए हिंदी 20 नंबर और उत्तराखंड जीएस में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो आप चाहें तो ये 60 नंबर आप कम पढ़ के कवर कर पाते हैं और जो बचा हुआ आपका है 40 नंबर का जीएस, वो आप अपने तरीके से देख सकते हैं। तो ये हाँ, ये भूपेंद्र बिष्ट जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे की स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। देखिए ऐसे क्या होता है, ऐसे जो है किसी भी टॉपिक पे हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को हम किस तरीके से लिखते हैं, वो ऐसे होता है। हमें एक ऐसे में हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उस टॉपिक का, जो भी हमारा टॉपिक है, उसके हर एस्पेक्ट को कवर करें, हर चीज़ को कवर करें। तो इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप कोचिंग्स में भी देखते होंगे या कहीं ऐसे के अलावा कोई स्पेशल कोई ऐसा सेशन होगा तो उसमें भी बताया जाता है कि ऐसे के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, मतलब प्रस्तावना का, दूसरा पार्ट होता है बॉडी जिसमें हम कि मेन ऐसे लिखते हैं और तीसरा हमारा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा कंक्लूजन का, जो जिसे कि हम उपसंहार भी बोलते हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ऐसे के लिए जो मैं आपको ऊपर बता रहा था सबसे पहले कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम हफ्ते में 6 दिन यदि आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करें कि बचे हुए 1 दिन जो संडे है या किसी दिन भी हम ऐसे की प्रैक्टिस कर लें। एक अच्छा ऐसे क्या होता है? एक अच्छा ऐसे होता है जिसमें एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मतलब काफ़ी, मतलब बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन मत लिखिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 पैराग्राफ में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसमें क्या है, सबसे आप जब उसे स्टार्ट करते हैं ना, तो कुछ अट्रैक्टिव स्टार्ट होना चाहिए। अट्रैक्टिव तरीके से स्टार्ट करने का मतलब है कि हम कई बार क्या करते हैं, किसी का कोट यूज़ कर लेते हैं कि गांधी जी ने ये कहा था या फिर किसी ऐसे कोई कोट उसमें आप डालिए, नेहरू जी ने ये कहा था। ये हम कोट डाल सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट ऐसे देते हैं, ऐसे अपना एक स्टेटमेंट आप, लेकिन वो अट्रैक्टिव लगना चाहिए, काफ़ी अट्रैक्टिव लगना चाहिए। और उसके साथ-साथ हम उस इंट्रोडक्शन में ये बता देते हैं कि हमारी इंटेंशन क्या है। हम किस, जैसे हम ये लिखेंगे कि ऐसे में हम क्या-क्या लिखेंगे, उसे छोटा-छोटा कि इस विषय का एक इतिहास रहा है, एक भौगोलिक परिस्थिति रही है, वर्तमान में ऐसा रहा है, तो हम उसके जो-जो एस्पेक्ट है उन्हें हल्का-सा टच करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं बॉडी में। जब हम उसकी बॉडी में जाते हैं तो हम हर एस्पेक्ट को डिटेल में लिखते हैं, छोटे-छोटे पैराग्राफ बनाइए, उन्हें आपस में कनेक्ट कीजिए। तो जब हम कोई भी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं तो डिस्कनेक्ट नहीं लगना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे मोर ओवर, इस टाइप के कुछ-कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जो हमारे 2 पैराग्राफ को कनेक्ट करते हैं, तो आप उसका यूज़ कीजिए। और एक ऐसे में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो है कंक्लूजन, मतलब उपसंहार का। यदि 1500 वर्ड का ऐसे है, तो मेरे हिसाब से उसमें कम से कम 500 वर्ड का कंक्लूजन होना चाहिए। और मुझे ऐसे में कुछ अच्छे मार्क्स भी मिले हैं यूपीएससी में भी और उत्तराखंड पीएससी में भी। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि
आप जितना अच्छा कंक्लूजन लिखेंगे, उतना अच्छा आपका ऐसे होगा। कंक्लूजन में क्या आना चाहिए? कंक्लूजन में आप थोड़ा-सा पहले गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस बारे में ज़रूर लिखें कि गवर्नमेंट ये कर रही है और अपने ओरिजिनल आइडियाज़ उसमें दें और खूब आइडियाज़ दें, जितने आइडियाज़ हों। मतलब ऐसा दें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ या बिल्कुल ही एब्सर्ड आइडिया ना हो, लेकिन आप जितने ज़्यादा अपने ओरिजिनल आइडियाज़ उसमें देंगे, वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने ऐसे की बॉडी लिखी, वहीं से आपको उसका कंक्लूजन के आइडियाज़ मिलते हैं। सपोज़ हम एक दे रहे हैं कि हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं है, ओरिजिनल रिसर्च हमारे देश में नहीं हो रही है, तो आप कंक्लूजन क्या दे सकते हैं? कंक्लूजन में आप लिखिए कि हमारे देश में ओरिजिनल साइंस या फिर एक साइंस के रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का सपोर्ट चाहिए, तो आपका जो बॉडी है, वहीं से आपका कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन का जो लास्ट पैराग्राफ है, वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, मतलब भविष्य को देखते हुए होना चाहिए और बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। उस पैराग्राफ में आप ये लिखेंगे कि आपने जो ऐसे लिखा और आपने जो सॉल्यूशंस बताए और जो गवर्नमेंट इससे इनिशिएटिव ले रही है, उसके बेसिस पे फ्यूचर कितने ब्राइट रहेगा और आप कैसे भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएँगे या उससे किस तरीके से हमारे फ्यूचर पे, हमारे देश के, हमारे समाज के फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये आपका एक ऐसे होना चाहिए। हम कभी ये भी करेंगे कि हम ऐसे में एक अलग ही सेशन भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे में आप लिखिए, खूब आप मतलब वीक में एक ऐसे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सब कुछ कोई भी टॉपिक उठाइए, उस पे आप लिखिए। ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लूसेंट के अलावा कोई और बुक बताइए। देखिए बुक्स जो होती हैं वो सिलेबस पे डिपेंड करती हैं। लूसेंट एक बुक है और आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मौलिक किताबें देखिए अभी मैं हाल-फिलहाल में यूके एसएससी का भी सिलेबस देख रहा था और यूके पीएससी का मैंने देखा है, तो बेसिकली वो क्या है ना एनसीईआरटी से उठाता है। और मुझे लगता है कि हम एनसीईआरटीज़ तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, हम चाहे यूके एसएससी की प्रिपरेशन करें, अगर यूके एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप 10th क्लास तक की पुरानी एनसीईआरटीज़, ओल्ड एनसीईआरटीज़ मैं बार-बार इस बात को बोलता हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ें, नई वाली एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़नी है। अब क्वेश्चन है कि ओल्ड एनसीईआरटीज़ मिलेंगी कहाँ? उसके लिए दिल्ली में फ़ोटोकॉपीज़ मिल जाती हैं, आप वहाँ से मँगा सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़िए, यूके एसएससी के लिए क्लास 10 तक की और यदि आप यूके पीएससी पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर क्लास 10 तक की, लेकिन कुछ-कुछ टॉपिक्स को 12 तक भी पढ़ना पड़ता है। तो आप वो पढ़ लीजिए। अ, उसके बाद क्वेश्चन है ज़्यादातर क्वेश्चन यही है कि पीएससी का फॉर्म कब आ रहा है, तो उसका मैं आपको बता ही चुका हूँ। आपने एक नवीन भारद्वाज जी ने भी एसए के लिए पूछा था, तो मैंने एसए के लिए बता दिया है, कभी इस बारे में हम एक और भी पूरा सेशन ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं। अ, हाँ, ये सलिल पंत ने पूछा है कि उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करनी है, शुरुआत कैसे करें? जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और स्टार्ट कीजिए आप एनसीईआरटी से। आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी सारी नहीं उठानी होती, जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं, उनकी आप 11-12 की एनसीईआरटीज़ मेंस के लिए कुछ टॉपिक्स के लिए पढ़नी होती है, जैसे जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, मोटर है, कुछ बायो के टॉपिक्स होते हैं, वो हमें 10th तक नहीं मिलते। तो वो ऐसे कुछ कम्युनिकेशन के टॉपिक हैं, उनको आप केवल 11-12 की बुक्स में देखिए। बाकी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो आप बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एनसीईआरटीज़, ओल्ड एनसीईआरटीज़ से स्टार्ट कीजिए, उन्हें पढ़िए। करंट अफेयर्स के लिए एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ सुनिए, एआईआर एफएम आप उसका ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, उस न्यूज़ को डेली सुनें। उसमें कई अच्छे डिस्कशंस आते हैं, कई प्रोग्राम्स आते हैं, फ़ोन इन प्रोग्राम्स आते हैं, आप उन्हें सुनिए। जैसे एक प्रोग्राम मार्केट मंत्र आता है, तो आप मतलब ऑल इंडिया रेडियो तो आप खूब सुनिए। करंट अफेयर्स के लिए आप पीआईबी पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि सरकारी अखबार आप उसे कह सकते हैं गवर्नमेंट का एक जिसमें गवर्नमेंट के सर्कुलर्स निकलते हैं डेली आप उसे पढ़िए पीआरएस पढ़िए योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़िए तो मतलब आप क्या कीजिए आपने स्टार्टिंग के लिए पूछा तो मैं आपको बताऊंगा आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए और साथ में आप न्यूज़पेपर्स और अच्छी मैगजीन्स न्यूज़पेपर में आप कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर ले लीजिए आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की साइट से डेली नोट्स बनाइए पीआरएस का आप मंथली उसका आता है मतलब जो पीआरएस की साइट पे आपको एक मंथ महीने के अंत में देते हैं वो आप वो पढ़िए एआईआरएफएम की न्यूज़ पढ़िए और मैगजीन्स में योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़िए तो आप इस तरीके से इसे स्टार्ट कर सकते हैं मैं लेकिन आपको सबसे पहले सिलेबस उठाना होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना होगा एक परफेक्ट आंसर कैसा होना चाहिए भुवन बेस्ड जी ने मैंने आपको बता दिया एक परफेक्ट आंसर वो होता है जो दी हुई वर्ल्ड लिमिट के अंदर क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर देता है वही एक अच्छा आंसर होता है हाँ ये है राहुल राउत ने पूछा कि यूकेपीएससी में आंसर राइटिंग
पॉइंट में लिखना सही रहेगा पैराग्राफ में? देखिए, क्वेश्चन के टाइप पे डिपेंड करता है। 20 वर्ड, 50 वर्ड में पॉइंट वाइज आंसर की बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप दोनों तरीके से एबिलिटी डेवलप कीजिए। आपको जैसा क्वेश्चन लगता है, जैसे मैं तो क्या करता था कि मैं ऐसे टाइप भी लिखता हूँ और पॉइंट वाइज भी। मेरे को जो क्वेश्चन जैसा लगता है, मुझे लगता है कि इस पॉइंट और पॉइंट वाइज लिखने का फ़ायदा ये है कि आपको बिल्कुल आप स्किप नहीं करते, आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अकोमोडेट हो जाता उसमें आ जाते हैं। तो लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनालाइज़, एग्ज़ामिन, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन्स होते हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा पॉइंट वाइज लिख नहीं सकते। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो आपको ऐसे टाइप ही लिखने पड़ते हैं। तो आप दोनों की हैबिट डेवलप कीजिए और जो छोटे आंसर हैं वो डेफिनिटली आपको पॉइंट वाइज नहीं लिख पाएंगे आप, लेकिन जो लंबे आंसर हैं उसमें आप पॉइंट वाइज यूज़ कर सकते हैं। उत्तराखंड पीएससी ज्वाइन करने का चाहता हूँ। ठीक है, ये जॉनी ब्लेज हैं, उन्होंने पूछा है कि आप अभी एयरफोर्स में हैं। ठीक है, आप एयरफोर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हैं और आपके लिए तो मुझे लगता है कि एक्स सर्विसमैन का यहाँ रिजर्वेशन भी मिलता है और हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो इसमें सेलेक्ट भी होते हैं। आप कर सकते हैं, आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। चंदन थुआल जी ने पूछा कि उत्तराखंड के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए जो सिलेबस कवर कर सके। देखिए, हिंदी मीडियम में तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं बुक्स को मैंने देखा नहीं है। इंग्लिश मीडियम में ज़रूर इस तरह की एक प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश मीडियम में विंसर की बुक आती है, अच्छी बुक है जो मैंने फॉलो की थी। और उसके बाद मैंने खुद भी एक अपनी बुक लिखी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, जिसका इस मंथ एक सेकंड एडिशन आएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने कोशिश करी है कि उसमें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर किया जाए। इसका जो पिछले साल जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें ज़रूर कुछ ऐसा रह गया था, कुछ कमियाँ भी थी और होती हैं, हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। तो इस बार कुछ नई चीज़ें ऐड करी गई हैं बुक में, बुक को थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाया गया है और अगस्त के फर्स्ट वीक में हमारा सेकंड एडिशन रिलीज़ होगा। तो इंग्लिश मीडियम में आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, जिसे मैंने और मेरी जो वाइफ़ हैं वो आईआरएस ऑफिसर हैं गुंजन शर्मा, उन्होंने लिखा है। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम की जहाँ तक बात है, तो उसमें कई सारी बुक्स हैं मार्केट में, आप लोग थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने बेसिकली बुक स्टडी नहीं करी है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। तो अ, सर ये हरेंद्र प्रसाद ने पूछा है कि उत्तर लेखन में यूपीएससी और पीसीएस के आंसर में अलग-अलग लिखना होता है तो समझ नहीं आता। लेखन शैली में हाँ। देखिए वही बात है ना कि आप एक प्रैक्टिस डेवलप कर लीजिए। मतलब आप इस हिसाब से देखिए ही मत कि आप यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी में भी आपको 200 वर्ड्स में लिखना है और यहाँ भी आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, कुछ-कुछ में 20 वर्ड्स लिखना है। तो आप दोनों को मिला के चलिए। एक दिन आप क्या कीजिए कि आप 5 क्वेश्चन 20 वर्ड्स के लिख लीजिए, तो आपका पीएससी की तैयारी हो जाएगी। देखिए, आंसर राइटिंग का मतलब क्या है? आंसर राइटिंग का मतलब है कि हम एक ओरिजिनल थॉट प्रोसेस डेवलप कर सकें। हम जो हमें आता है, जो हम समझते हैं टॉपिक को, उसे हम पेपर में लिख दें और हमारी स्किल ऐसी हो कि जो मैं सोचता हूँ, जितनी नॉलेज मुझे है, एग्ज़ामिनर तक उसी बात को पहुँचा दूँ मैं। अब मान लिया कि मुझे कोई आंसर बहुत अच्छा आता है, मुझे नॉलेज बहुत है, लेकिन जब एग्ज़ामिनर उसे पढ़ रहा है, तो वो तो मेरी आंसर शीट से ही पढ़ रहा है। तो होगा क्या कि यदि मेरे पास लिखने की मेरी एबिलिटी नहीं है, मैं लिख नहीं पाता हूँ या मेरे अंदर वो मतलब मैं नहीं प्रैक्टिस करी है मैंने, तो मैं अपनी नॉलेज को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाऊँगा। अब एग्ज़ामिनर को फिर क्या पता कि कितनी नॉलेज है हमें। तो ये जो आपका यूपीएससी और पीसीएस के जो अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं, उसके बारे में मैं बस यही कहूँगा कि देखिए यूपीएससी एनालिटिकल ज़्यादा होता है और उसमें एक क्वेश्चन्स में उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में वो 2 या 2 से अधिक चीज़ें पूछता है। लेकिन पीसीएस के जो क्वेश्चन्स होते हैं वो ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं। थोड़ा उसमें मतलब स्ट्रेट होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। तो यही उन दोनों में है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आप पीसीएस के आंसर अच्छे लिख ही लेंगे। अब अगर आप यूपीएससी के लिए लिखते हैं तो। और साथ ही साथ में यदि हम बात करें कि जो 20 वर्ड्स हैं ये सब हैं, ये तो हमारी अपनी एक मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप डेवलप हो जाएगा। तो आप यही कीजिए कि प्रैक्टिस बनाए रखिए, डेली आंसर लिखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये डेवलप कर लेंगे। उम, गुज्जू राव जी फिर पूछते हैं कि सर हम लोग शुरुआत में किस तरह की गलतियाँ करते हैं जो मेंस और इंटरव्यू में नुकसान दे सकती हैं? सर सेलेक्टेड और लिमिटेड स्टडी मेटेरियल में कुछ बातें बताइए। देखिए, गलतियाँ वही होती हैं जो मैंने आपको बताया था कि हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसे फॉलो नहीं करते। अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसे फॉलो नहीं करते। पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रखते। मतलब कभी हम 16-17 घंटे पढ़ते हैं, 12-14 घंटे पढ़ते हैं, कभी हम बिल्कुल नहीं पढ़ते। हम अपनी स्ट्रैटेजी को बार-बार चेंज करते हैं कि हमने एक 6 महीने का प्लान बनाया और 1 हफ्ते बाद हमने उसको फिर रिव्यू करके चेंज कर दिया। एक नया प्लान बना दिया, फिर 1 हफ्ते बाद फिर नया प्लान बना दिया।
तो देखिए, आप अपनी स्टडी को यदि आप हर हफ्ते एनालाइज़ करने बैठोगे ना, तो इतना ज़्यादा है पढ़ने के लिए कि आप इस बात पे पहले क्लियर नहीं हो पाओगे कि मैं क्या सीखा, मैंने क्या चेंजेज़ आए। तो अपने आप को टाइम दीजिए। यदि आपने 6 महीने का अपना एक स्ट्रैटेजी बनाई है, 6 महीने का प्लान तैयार किया है, तो 6 महीने उसे इम्प्लीमेंट कीजिए और 6 महीने बाद उसे रिव्यू कीजिए, तब आप अपनी वीकनेसेस निकालिए। तो ये है कि और जहाँ तक प्री मेंस इंटरव्यू की बात है, देखिए, आप जब प्री क्वालीफाई करते हैं तो आप मेंस देने लायक होते हैं, जब आप मेंस क्वालीफाई करते हैं तो आप इंटरव्यू देने लायक हो जाते हैं। तो वो तो मतलब जैसे-जैसे हम आगे की स्टेजेस में पहुँचते हैं और वैसे-वैसे हम खुद ही एबिलिटीज़ हमारी डेवलप होती चली जाती हैं। अ, और हमारे सर यूकेपीएससी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की भी तैयारी चाहिए, अमित खुल्लर ने पूछा है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते। मेंस का जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें एक लेटर राइटिंग होता है, ट्रांसलेशन होता है और एक कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो ये रहता है कि अगर हमने बेसिक 10th तक की हमने इंग्लिश पढ़ी है, तो वही इसमें कोई आते हैं, तो थोड़ी बहुत है, ज़्यादा नहीं है इंग्लिश इसमें। यूकेएसएससी के लिए बेस्ट बुक बताइए। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एनसीईआरटीज़ आर द बेस्ट बुक्स। मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि यदि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो वो तो पढ़नी ही है, वो बहुत ज़रूरी है। प्रशांत मैठाणी जी ने पूछा कि सर हिंदी विषय के बारे में बताना और नया पैटर्न बन सकता है क्या? देखिए, हिंदी विषय जो है ना, सिलेबस में तो लिखा रहता है कि 10th क्लास तक का आएगा। बहुत ही, और हालाँकि दे उसमें हर चीज़ लगभग ऐड कर दी है उन्होंने। लेकिन अगर पीसीएस की बात करें तो 10th के लेवल की आती नहीं हिंदी। और अभी मैं कुछ यूकेएसएससी के क्वेश्चन पेपर्स भी देख रहा था, तो उसमें भी जो कहते हैं कि 10th की आती है, वो नहीं आती। हिंदी बहुत टफ पेपर आता है। ख़ास तौर से जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हिंदी को तो आप बहुत सीरियसली लें। क्योंकि यदि हिंदी में हम पास नहीं होते, तो हमारे और क्वेश्चन पेपर भी चेक नहीं होते। तो इस बात पे ध्यान रखिए कि हिंदी का जो पहला पेपर है, हिंदी स्कोरिंग बहुत है, हिंदी इज़ लाइक मैथ्स। यदि आपने हिंदी को अच्छे से किया है, तो आप समझ लीजिए जैसे मैथमेटिक्स में मार्क्स मिलते हैं, वैसे ही उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें हिंदी को बहुत सीरियसली पढ़ना है, ख़ास तौर से वो लोग, बच्चे, वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है। आप हिंदी के पेपर को बहुत सीरियसली लीजिए, और हिंदी सिलेक्शन में भी बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। होता क्या है कि हिंदी से अलग-अलग टाइप के कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हिंदी में पास होना तो ज़रूरी है ही, हिंदी का स्कोर भी हमारे सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और हिंदी के लिए बुक्स की मैं आपको बात बताऊँ तो हरदेव बहारी जी की सामान्य हिंदी की एक बुक आती है। तो आप जो है उसको आप पढ़ सकते हैं, वो अच्छी है, लेकिन उसमें क्या है कि वो थोड़ी पुरानी बुक है और उसमें पैटर्न भी थोड़ा उस टाइप का दे रखा है। तो हाल अभी मैंने एक देवभूमि प्रकाशन की सामान्य हिंदी की एक किताब आई है, उसको मैंने देखा था, तो वो बुक भी लगभग सिलेबस के हर चीज़ को कवर करती है। और मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिंदी आती है, वो एक मतलब एक स्टैंडर्ड होता है। उत्तराखंड पीसीएस की मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी बहुत टफ आती है, और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हिंदी में पास नहीं हो पाते, और जिस वजह से उनके क्वेश्चन पेपर्स ही चेक नहीं होते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या करें, हिंदी पे थोड़ा फोकस करें। हो जाता है, ऐसा नहीं है। यदि आप 3 से 4 महीने अच्छी बुक पढ़ेंगे, मैं खास तौर से आपको बताया था कि हरदेव बहारी की सामान्य हिंदी, उसमें बहुत कुछ मतलब ऐसा भी है जो सिलेबस से बाहर का है, जो हमें नहीं पढ़ना होता। तो आप देवभूमि प्रकाशन की एक सामान्य हिंदी की बुक आई है, वो उन्होंने बी डी रुवाली ऐसे कोई उन्होंने बुक लिखी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अ, हाँ, नवीन नेगी जी, आपने पूछा कि क्या अच्छी लेखन शैली, अब ज़रूर पड़ता है, अच्छी लेखन शैली का तो फ़र्क पड़ता ही है। तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो मैं बहुत एम्फसाइज़ करूँगा कि पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आंसर राइटिंग करें। ये प्रमोद मिश्रा जी ने पूछा कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश, देखिए, आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इस बात की। हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो केवल 4-5 क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो भी एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक ट्रांसलेशन होता है, एक लेटर राइटिंग, तो ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आप थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़ते हैं, 10th लेवल की हिंदी पढ़ लेते हैं, तो आप कर लेंगे। उस पे इतनी ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड पीसीएस के लिए हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी को चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। आप ऐसा कीजिए कि 10th प्रमोद मिश्रा जी के लिए है कि आप 10th तक की कोई भी एक अच्छी हिंदी ग्रामर की बुक, इंग्लिश की ग्रामर की बुक उठा लीजिए, और कॉम्प्रिहेंशन्स की प्रैक्टिस कीजिए। अभी आप अखबार पढ़ते हैं डेली, कि अच्छा है कि इंग्लिश अखबार बीच-बीच में पढ़ते रहिए और कॉम्प्रिहेंशन कीजिए, आप कर लेंगे। ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। सर ऐसे राइटिंग कैसे स्टार्ट करें? मैंने आपको बताया था कि ऐसे राइटिंग स्टार्ट करने के लिए
कोई भी कोट आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा करें कि जो एग्ज़ामिनर को तुरंत अट्रैक्ट करे, उसको इंटरेस्ट दिलाए। एक अच्छा इंट्रोडक्शन वो होता है, जो एग्ज़ामिनर को इस बारे में इंटरेस्ट दिला दे कि आपने क्या लिखा है। और आप ऐसा लिखें कि वो जुड़ता चला जाए। मतलब आपका ये पैराग्राफ, अगले पैराग्राफ, फिर अगला पैराग्राफ, ऐसा लगे कि मतलब एक्सप्लोर करते चले जाएँ वो। तो एक अच्छा ऐसे वही है जो एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। अ, सर न्यूज़पेपर के सिलेक्टेड एडिटोरियल पढ़ना फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए मुद्दा ये है ना, एडिटोरियल हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा किसी भी इशू में अपना एक ओपिनियन डेवलप हो सके, एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज हो सके। तो एडिटोरियल तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। द फैक्ट इज़ कि हमें एट द एंड ऑफ द डे अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, अपना ओपिनियन डेवलप करना है। इसीलिए हम एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। जैसे सपोज़ अभी कोविड-19 से हम जैसे डील कर रहे हैं, लॉकडाउन है, या फिर अभी इंडिया नेपाल का इशू है, इंडिया चाइना का इशू है, इसमें कई सारे एडिटोरियल्स आ रहे हैं। उनको पढ़ने का औचित्य क्या है? उनको पढ़ने का औचित्य यही है कि हम उसमें अपनी एक थिंकिंग डेवलप कर सकें। मतलब मेरा एक अपना ओपिनियन हो सके कि प्रॉब्लम ये है और ये सॉल्यूशन है। तो ये इसलिए हम पढ़ते हैं। तो आप जितना ज़्यादा एडिटोरियल्स पढ़ेंगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन ये भी है कि हमारी अपनी प्रिपरेशन बैलेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर हमारा कई बार बहुत टाइम खा जाता है और हम बहुत ज़्यादा एडिटोरियल्स पढ़ते चले जाएँगे तो फिर हो सकता है हम जो हमारा ट्रेडिशनल पोर्शन है, जैसे कि एनसीईआरटी है और मैगज़ीन्स हैं या फिर कुछ बुक्स हैं, वो नहीं कर पाएँगे। तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि बैलेंस्ड ही रखें। हर दिन यदि आप 1 से 1-2 एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो ये काफ़ी रहता है। अ यूके एसीएफ मेंस एग्जाम स्ट्रेटेजी, तो मैंने तो इस बारे में पढ़ाई मतलब ज़्यादा देखा नहीं है। स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एसीएफ में क्या है कि 2 मेंस में सब्जेक्ट रहते हैं और वो सबसे ज़्यादा वेटेज भी रखते हैं। तो आप उन दोनों सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। जीएस आपका ऑलरेडी आप तैयार कर ही रहे होंगे, उस हिसाब से कर लीजिए। तो यही है कि मतलब यूके एसीएफ का जो एग्ज़ाम है उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप अपने जो 2 सब्जेक्ट हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। यदि आप रिज़ल्ट की बात करेंगे तो मतलब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो डिफ़रेंस क्रिएट होगा, वो सब्जेक्ट के मार्क्स की वज़ह से डिफ़रेंस क्रिएट होगा। जनरल स्टडीज़ तो बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस उसमें क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि लोगों के मार्क्स में 10 से 20 नंबर का अंतर रहेगा। सब्जेक्ट में जहाँ तक की बात है, तो उसमें रहता है करीब 60 से 70 नंबर का अगर डिफ़रेंस हो गया, तो रिज़ल्ट में डिफ़रेंस क्रिएट कर देगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करें। अनूप नेगी जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करी जाए? अ, देखिए, और दूसरा आपका है कि यूके एसएससी और यूके पीएससी में डिफरेंस क्या है? वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एसएससी में फैक्चुअल ज़्यादा है और पीएससी में एनालिटिकल ज़्यादा है। फैक्चुअल वहाँ भी होता है लेकिन एनालिटिकल ज़्यादा होता है। जॉब के साथ तैयारी का मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मैं तो 2012 से जॉब कर रहा था और मैंने जॉब के साथ ही तैयारी भी करी है। तो देखिए, क्या हम जॉब के साथ पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं? डेफ़िनिटली निकाल सकते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि आप चाहें तो 6 से 7 घंटे आप ईज़िली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ज मुझे लगता है कि आप मॉर्निंग का टाइम देखिए। मतलब मैं पर्टिकुलरली ध्यान रखता था कि मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हमारी जॉब ऐसी भी है कि हम 5 बजे घर पहुँच जाते हैं ना, तो दिन भर के इश्यूज़ इतने हो जाते हैं, एक तो थकान भी हो जाती है। अगर हम थके नहीं भी हैं, तो कई सारे इश्यूज़ हमारे मतलब ऑफ़िस की बातें दिमाग में चलती हैं या हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, तो शाम के टाइम पे बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। इसलिए मैं ये करता था कि मैं सुबह पढ़ता था। सुबह आप क्या कर सकते हैं, देखिए, जब आप जॉब के साथ तैयारी करते हैं तो आपको स्ट्रेस तो लेना पड़ता है। मतलब इन द सेंस कि आपको आउट ऑफ वे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप क्या कीजिए, आप सुबह 3 से 4 बजे के बीच में उठ जाइए। मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं 3 से साढ़े 3 बजे के आस-पास उठ जाता था और उसके बाद में 8 बजे तक पढ़ाई करता था। 8 से साढ़े 8 बजे तक। तो यदि मैं देखूँ कि यदि मैं 4 बजे से साढ़े 8 बजे तक पढ़ाई कर रहा हूँ डेडिकेटेडली, तो साढ़े 4 घंटे मैंने सुबह उठ के पढ़ लिया। उसके बाद मैं ऑफ़िस से आके यदि 2 से ढाई घंटा और पढ़ लूँ शाम को, तो मेरी कितने 7 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। तो मतलब इवन जॉब के साथ भी आप ईज़िली तैयारी कर सकते हैं और मैंने तो जॉब के साथ तैयारी करी भी है। काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब्स भी रही हैं, ऐसी जॉब्स थी मैं कई बार रात को 1-1 2-2 बजे तक भी ऑफ़िस से आता था। लेकिन हो जाती है, प्रिपरेशन हो जाती है। मतलब मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप सुबह का जो टाइम है उसे यूटिलाइज़ कीजिए, क्योंकि सुबह अगर आपके ऑफ़िस में भी काम ज़्यादा है ना, तो सुबह के टाइम पे कोई परेशान नहीं करता। सुबह के टाइम पे आपको कोई, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने घर में ही बिज़ी रहते हैं, तैयार-वैयार होते हैं। तो यदि आप सुबह उठ जाते हैं, साढ़े 3 बजे के आस-पास उठ जाइए और साढ़े 8 बजे तक अपनी पढ़ाई कीजिए, तो आप 4 साढ़े 4 घंटे आप पढ़ लेंगे और उसके बाद आप ऑफ़िस जाइए, आपको टेंशन भी नहीं रहेगी, दिन भर फ्री हो जाते हैं। ऑफ़िस में लंच-वंच टाइम में टाइम मिलता है, तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए उस टाइम पे। न्यू आप अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर और शाम को आके आप 2 से ढाई घंटा 2 घंटा भी फिर पढ़ लेंगे, तो करीब 6 घंटे, 7 घंटे तक आप पढ़ाई हो सकती है। तो ये तरीका है हमारा जॉब के साथ पढ़ाई करने का।
इनफैक्ट जॉब के साथ तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें जॉब की टेंशन नहीं होती और साथ में हम तैयारी भी कर पाते हैं। एक आपने बुक लिस्ट के बारे में बताया, देखिए बुक की लिस्ट का इशू थोड़ा थोड़ा लंबा है। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से इसी प्लेटफॉर्म पे एक लिस्ट प्रोवाइड करा दें बुक्स की, वो ज़्यादा आसान रहेगा। महेश धामी जी ने पूछा कि नोट्स किस तरीके से बनाएं और टाइम शेड्यूल को किस तरीके से रखें। सारे सब्जेक्ट पढ़ें या 2 से 3 सब्जेक्ट टारगेट करें। देखिए सबसे पहले आपका कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स बेसिकली 2 चीज़ होती है नोट्स में। एक तो ये कि उस जो हमने चैप्टर पढ़ा या जो भी चीज़ हमने पढ़ी, उसमें हमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट और स्ट्राइकिंग लगा जो मेरे लिए एग्जाम में ज़रूरी है। नंबर 1 ये नोट्स होता है। नंबर 2 नोट्स ये होता है कि मैंने उस टॉपिक को कैसे समझा, ये नोट्स होता है। और तीसरा चीज़ जो नोट्स में है, वो ये है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, तब मैं बना रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, आप पहले बुक्स को पढ़िए। अब जब आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं उनको आप हाईलाइट करते चलिए। आपने हाईलाइट कर लिए, फिर आपने टॉपिक को समझ भी लिया। इंपॉर्टेंट पोर्शन हाईलाइट हो गए, टॉपिक को आपने समझ लिया, बस आप उसी को लिख लीजिए, ये आपके नोट्स हो जाएंगे। आपका है कि टाइम शेड्यूल किस तरीके से बनाएं। टाइम शेड्यूल आपकी जो इंगेजमेंट्स है दिन पे, उस पर डिपेंड करता है। जो जॉब वाले हैं उनके लिए मैंने बताया कि आप सुबह 4 घंटे का, शाम को 2 ढाई घंटे का टाइम टेबल रख सकते हैं। जो लोग जॉब्स नहीं कर रहे हैं अभी, केवल डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए, 8 से कम 10 घंटे का आप टाइम टेबल बनाइए। एक क्वेश्चन आपका है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ें या 2-3 सब्जेक्ट पढ़ें। देखिए ये अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। कुछ लोग सारे सब्जेक्ट एक साथ क्या पता, जो केवल 6 घंटे पढ़ रहा है तो वो कैसे सारे सब्जेक्ट कवर करेगा, वो तो नहीं कर सकता। तो इसमें आप ये कीजिए कि सारे सब्जेक्ट तो मतलब मेरी पर्टिकुलरली रहता है कि 2 से 3 सब्जेक्ट, मतलब मैं एनसीईआरटीज़ को डेली पढ़िए। 1 घंटा आप एनसीईआरटीज़ के लिए रख लीजिए, उसमें कोई सब्जेक्ट की लिमिटेशन मत रखिए कि आपका ये रहेगा कि मैं एनसीईआरटीज़ पढ़ रहा हूँ। एनसीईआरटी में आप ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस पढ़िए। तो 1 घंटा डेली एनसीईआरटीज़ के लिए आपने रख लिया। आप 2 घंटा भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास टाइम कितना है। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए सपोज मैंने डीडी बसु उठा लिया, लक्ष्मीकांत उठा ली। ऐसे इकोनॉमी के लिए सपोज मैं मिश्रापुरी पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही मैं हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा पढ़ रहा हूँ। तो मतलब जो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हिस्ट्री और पॉलिटी एक साथ पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमी एक बार पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए आप समझिए ना कि आपका जो टाइम टेबल है बेसिकली वो 2 चीज़ में डिवाइड होना चाहिए। एक वो काम जो आपको डेली करने ही करने हैं। क्या है उसमें? आंसर राइटिंग नंबर 1, करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी और पीआरएस। पीआरएस तो खैर इस महीने में एक बार आता है। तो करंट अफेयर्स और मैगजीन, ये आपको डेली करना है। उसके अलावा एनसीईआरटीज़ डेली पढ़नी है। 3 चीज़ क्या-क्या? आंसर राइटिंग, एनसीईआरटीज़, करंट अफेयर, ये आपको डेली करना है, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अब जो बचा आपका स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हो कि 2-2 3-3 करके पढ़ सकते हो सब्जेक्ट वाइज़। तो मुझे लगता है धामी जी आपका आंसर मिल गया होगा। हाँ, अम्मू कुमार कह रहे हैं कि करंट अफेयर देखो, करंट अफेयर्स कैसे मैनेज करें, क्योंकि टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। सही बात है, करंट अफेयर्स का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। वो 2 से 3 साल तक के क्वेश्चन पूछ लेता है और 2 से 3 साल का जो करंट अफेयर्स है वो जनरल स्टडीज़ बन जाता है। तो करंट अफेयर्स का सिंपल तरीका ये है कि आप उसके नोट्स बनाते चलिए। हर मतलब एक एग्ज़ाम के लिए 1 साल के नोट्स बनाइए और उन्हें पढ़ लीजिए। यदि आप डेली उनके नोट्स बना रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आती। तो करंट अफेयर्स की सीधी-सी बात है, आपने एक न्यूज़पेपर पकड़ा और एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पकड़ा और पीआरएस का जो मंथली कंपाइलेशन आता है। तो मंथली कंपाइलेशन के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, वो तो आप वैसे के वैसे ही रख लीजिए। पीआईबी के आप जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं, उनके आप नोट्स बनाइए और साथ में करंट जो न्यूज़पेपर में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, उसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स डेली आप बनाते चलिए और जब एग्ज़ाम से पहले आप उसे पढ़ लीजिए। हाँ, ये भी एक ज़रूरी बात है कि एग्ज़ाम से पहले कब तक पढ़ें, मतलब कैसे पढ़ें उसको, क्योंकि हर रोज़ तो आपको अपडेट करना है। देखिए करंट अफेयर्स के नोट्स तो आप बनाते ही चलिए, मतलब मुझे लगता है कि एग्जाम से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले तक आप बनाते रहने चाहिए नोट्स, क्योंकि वो आगे के एग्जाम्स के लिए भी काम आते हैं। और जहाँ तक प्रीवियस नोट्स की बात है, तो एग्जाम से 3 महीने पहले आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए करंट अफेयर्स के नोट्स का। तो आप, मेरे को लगता है, उससे 2 बार रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम तक। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और नए नोट्स भी आपके बनते चले जाएंगे। पीसीएस मेंस की तैयारी कैसे करें? बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये तो पूरा 1-2 घंटे का सेशन होगा इसमें। लेकिन मुद्दा यही है कि सिलेबस उठाइए, क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, आंसर राइटिंग कीजिए। यूके पीएससी में इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइड भी करना पड़ता है जैसे यूपीएससी में होता है? देखिए अमित कुल्लर जी, यूके पीएससी में
इंग्लिश का कोई अलग पेपर नहीं आता। वो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जो लैंग्वेज का पेपर है, उसी का पार्ट होता है। उसमें 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, ज़रूर वो क्वालिफाइंग है। 35% मार्क्स अगर नहीं आते तो और कॉपियाँ चेक नहीं होती। लेकिन उसमें हिंदी और ऐसे दोनों होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है आर.एम. कांडपाल जो है इन्होंने, कि मेंस में एथिक्स के सब्जेक्ट के लिए अच्छे मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मेंस का जो एथिक्स का पेपर है, उसमें 80 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट और दूसरा होता है हमारा केस स्टडीज़। कॉन्सेप्चुअल पार्ट के लिए कोई बुक है, आप पढ़ सकते हैं। मतलब मतलब मुझे तो ऐसी कोई ऐसी बुक पर्टिकुलरली ऐसी मिली नहीं है। अब कोई मार्केट में आ गई हो तो अलग बात है, लेकिन मुझे तो अभी ऐसी कोई नो बुक मिली नहीं। तो मैंने क्या किया, आप सिलेबस उठाइए। सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, उनको आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए और उनके नोट्स बनाइए। खास तौर से क्या करना है, जो बेसिक टॉपिक्स हैं ना, उनके नोट्स बनाइए। जैसे आप उसके पूछा होगा, आप उसमें लिखा होगा, कई सारे होते हैं ना ऐसे टर्म्स, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, मतलब ये ऐसे ऐसे सारे कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे करीब आप ऐसे 100 टर्म्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आप उनके नोट्स बना लीजिए। कहाँ से? आप मतलब सिर्फ़ उनकी डेफ़िनिशन कि ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है? इंटीग्रिटी होता क्या है? ऑनेस्टी होता क्या है? बेसिकली हम ना इन वर्ड्स को डेली लाइफ़ में यूज़ करते हैं कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मेरी इंटीग्रिटी में कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकता, और मैं तो ऑब्जेक्टिव हूँ हर चीज़ के लिए। लेकिन क्या हमें इनकी डेफिनिशंस पता हैं? एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिविटी, और उसके आप उसकी केस स्टडी प्रेज़ेंट करें, क्या आप हम दे पाएँगे? नहीं दे पाएँगे। कारण क्या है? कारण ये होता है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी की एक्चुअल सच में डेफिनिशन क्या है वो नहीं पता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, नंबर 1। क्या करना है कि इन टर्म्स के हमें प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। दूसरा, जो सिलेबस में टॉपिक है, जैसे सपोज़ वो कहता है कि कांट की क्या फ़िलॉसफ़ी है एथिक्स के बारे में। ऐसे ही वो पूछेगा कि अर्थशास्त्र में क्या है, मतलब ऐसे कुछ दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं, आप उनके इंटरनेट से नोट्स बना लीजिए। कोई कोचिंग अगर उनके नोट्स प्रोवाइड करा रही है तो आप उन्हें ले लीजिए। और एक तो एक बुक भी थी, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो आप कभी उसको मैं शेयर करूँगा उसको। आप वो बुक भी ले सकते हैं, हालाँकि मुझे बहुत यूज़फुल लगी नहीं वो बुक। तो और दूसरी चीज़ है हमारी केस स्टडीज़ की। देखिए, केस स्टडीज़ में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि आइडियलिस्टिक आंसर लिखो, कुछ लोग कहते हैं कि प्रैक्टिकल आंसर लिखो। मतलब मैंने अपने आंसर शीट निकाली थी उत्तराखंड पीएससी ने। तो देखिए, मैंने एक चीज़ गौर करी है कि मार्क्स उसे मिलते हैं जो आइडियलिस्टिक लिखता है। मतलब देखिए, एक सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमें डिलीवर करना है, मतलब हमें कोई काम करना है, और हमारे यहाँ सपोज़ किसी रिमोट एरिया में पिथौरागढ़ में कोई आपदा आ गई है और हमें वहाँ पे काम करना है। और हमसे ये कहता है कि यार, हमारा वो एक रास्ता सुझाता है कि आप ना थोड़ा-सा बेईमानी करके भी, लेकिन आप काम कर लोगे, और आप ईमानदारी से पूरी तरीके से काम नहीं कर पाओगे। तो इस केस में क्या किया जाए? मतलब कि देखिए, एथिक्स का जो पेपर है ना, वो हमारी इंटीग्रिटी, हमारी ऑनेस्टी को, या हमारे एथिक्स को चेक कर रहा है ना, तो हम वहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाली बात नहीं कर सकते। इसलिए हमें करना क्या होगा? हमें आइडियलिस्टिक आंसर ही लिखना होगा। हम ये लिखेंगे, हम डिलीवरी तो करेंगे ही करेंगे, ये तो हमें ये नहीं लिखना है कि हम डिलीवर नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, वो तो लिखना ही है। लेकिन साथ में हम इस बात पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि हम कहीं भी अपने एथिकल कंडक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि किसी ने ये हैबिट डेवलप कर ली है, या किसी ने एक गलत चीज़ किसी को बता दी है कि हमें प्रैक्टिकल आंसर लिखने होते हैं, ज़्यादा मतलब बहुत ही आइडियलिस्टिक और बहुत ही उस टाइप के आंसर मत लिखना, ये गलत बात है। आइडियलिक एथिक्स का पेपर ही आइडियलिस्टिक पेपर है, तो आपको उसमें आइडियल्स को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है ना। तो इसमें बहुत ज़रूरी हमें ऐसे करना है। उसके बाद है, हरीश चमोला जी ने लिखा है कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं होता। आप याद कीजिए मत ना, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं। देखिए, किसी को भी पूरा-पूरा पढ़ा हुआ याद नहीं होता। कुछ फैक्ट हैं, जिन्हें आप नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम से पहले उन्हें एक बार याद कर लीजिए। वो मतलब आप देखो, भूलता हर कोई है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हर चीज़ याद रहता हो। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप चीज़ों के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप कर लें, अप्रोच डेवलप कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक फैक्चुअल चीज़ों की बात है, आप उसे एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवाइज़ कर लें। ये क्वेश्चन उन्होंने कुछ पूछा है कि आपके बैच में 3 साल का माँगा हुआ है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन है? ये भी मैंने आपका कर लिया है। सर, आपने उत्तराखंड जीएस का मटेरियल किन बुक से तैयार किया था? यशराज ने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मतलब क्योंकि उत्तराखंड के लिए कोई, ये मैंने हिंदी मीडियम की बुक्स रेफ़र कर नहीं पाया था मैं, और इंग्लिश मीडियम में कोई बहुत ऐसी किताब थी नहीं कि जो हर चीज़ को कवर करे। आप लोग भी शायद इस प्रॉब्लम को फ़ेस करते होंगे। तो मैंने क्या किया था कि मैंने उस वक़्त विंसर पढ़ी थी, विंसर ईयर बुक।
लेकिन वो इनफ नहीं थी, तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने इंटरनेट से तैयारी करी थी। खूब सारे टॉपिक्स मतलब उत्तराखंड के उठा-उठा के तैयार किए थे। तो फॉर्च्यूनेटली मैंने क्या किया कि वो जो मैंने टॉपिक्स पढ़े थे इंटरनेट से, उनको मैं कहीं पे एक उसका डॉक्यूमेंट बनाता चला गया और बाद में मैंने उसे रिफाइन करके अपनी एक बुक निकाली है। तो बेसिकली जो मेरी बुक है उसमें 2 चीज़ हैं, एक तो मेरे जो अपने उत्तराखंड के नोट्स मैंने बनाए थे वो, और जो दूसरा मैंने कुछ उसमें और चीज़ें भी बाद में ऐड करी हैं। इस साल भी काफ़ी कुछ ऐड किया है। तो मतलब शायद ही मेरी पब्लिसिटी होगी, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप अभी मेरी नेक्स्ट मंथ एक सेकंड एडिशन हमारी बुक का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड पब्लिश हो रहा है। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वो कवर कर पाएगा सर को। इन्होंने भी स भागीरथ सैनी जी ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए कोचिंग करना आवश्यक है? ये क्वेश्चन है अनूप नेगी जी का। देखिए कोचिंग करना या ना करना ये आपके समय और आपके पास कितना पैसा है या नहीं, कई सारे मतलब आपकी अपनी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। कोचिंग के फ़ायदे ये हैं कि एक रूटीन आपका बना रहता है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपको काफ़ी हद तक गाइड कर देते हैं। नंबर 3, हमें कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल वहाँ से मिल जाता है। लेकिन कई लोगों के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो कोचिंग नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब मैं दिल्ली 1 साल रहा था तो मैंने कुछ वो जॉइन करे थे, क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, जब मैं संडे टू संडे टेस्ट देने जाता था। मेरी वाइफ़ जो कि आईआरएस हैं, उन्होंने भी केवल टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी, कोई प्रॉपर ऐसी कोचिंग जॉइन नहीं करी थी। ये आपकी अपनी चॉइस है। मुझे लगता है कि सिलेक्शन का कोचिंग से कोई ऐसा संबंध ज़्यादा है नहीं। कोचिंग करने वाले भी सिलेक्शन हो ही रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो ही रहा है। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। दोनों ही मतलब अपने फ़ायदे नुकसान दोनों हैं कोचिंग के। जनरल हिंदी, जनरल ऑप्शन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, ठीक है। सर मैं दीपक पनेरू जी ने बोला कि सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जिसका 10 बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज क्योंकि यदि आपकी 8 से 10 घंटे की जॉब है तो डेफ़िनिटली आपके लिए चैलेंज है। तो मैं दीपक जी आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखिए एग्ज़ाम में समय निकालना होता है, मतलब निकालना पड़ेगा, क्या करें? मतलब हमारे अपने सर्कमस्टांसेस हैं। जॉब हम छोड़ नहीं सकते और प्रिपरेशन हमें करनी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आउट ऑफ वे जाके, थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट करके, आप रात में अपनी पढ़ाई करें, सुबह के समय यदि समय निकाल पाते हैं, ऑफ़िस में यदि आपको थोड़ा बहुत समय मिलता है, मतलब समझ सकता हूँ, प्राइवेट जॉब है, वो भी 10 घंटे की आप बता रहे हैं, तो कई सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर कोई एग्ज़ाम निकालने का सच में एक बहुत विल है, ये विल पावर पे डिपेंड करेगा। अपने आप को मोटिवेटेड रखें, मतलब यदि हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल है ना एग्ज़ाम निकालने की, और हमने अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। मतलब मैं आप 4 से 5 घंटे सो के भी अपना काम चला लेंगे। आप कम खा के भी काम चला लेंगे यदि आपके अंदर जुनून सवार हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा कि हमें एग्ज़ाम के लिए अपने अंदर एक जुनून लाना पड़ेगा। मतलब ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम तो जुनून से ही निकलेगा। और मतलब यदि हम केवल एक एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए करते हैं तो वो क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एक से एक अच्छे एस्पिरेंट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जब तक ना वो जुनून पैदा नहीं होगा एग्ज़ाम निकालने का, तो तब तक नहीं होगा। तो यदि एक बार डेवलप हो गया वो जुनून, तो आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम निकालना एक बहुत ही आसान काम है। आप फिर हर तरीके से निकाल लेंगे। तो आप प्लीज़ ऐसा कीजिए। अ, ये कि फॉर्मेट की बात कर रहे हैं हरेंद्र प्रसाद जी, कि फॉर्मेट देखिए फॉर्मेट ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होगा कि आप हिंदी का सिलेबस उठाएँगे तो उसमें कई सारे जैसे उसमें विज्ञप्ति मतलब कई सारे तरीके के लेटर्स की बात की गई है। उसका सिलेबस कहाँ उसका मतलब पैटर्न क्या होगा? देखिए मैं आपको एक आप क्या कीजिए, आप ना उत्तराखंड सरकार के विज्ञप्ति और उनके फॉर्मेट इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। मेरे पास भी हर चीज़ के वो पड़े हुए हैं फॉर्मेट्स। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो देखो हो सकता है कि हम किसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए मैं आपको सारे फ़ॉर्मेट्स मतलब मेरे पास रखे हुए हैं वो अच्छे से, और वो बहुत यूज़फुल है मेरे लिए। तो एक-एक चीज़ के हमारे पास फ़ॉर्मेट हैं, वो स्टैंडर्ड फ़ॉर्मेट है और वो फ़ॉर्मेट गवर्नमेंट के फ़ॉर्मेट है। देखो उत्तराखंड पीसीएस क्या करेगा ना, जो लेटर के फ़ॉर्मेट हैं या नोटिस है या ये जो भी है निविदा है, इन सब के जो फ़ॉर्मेट होंगे वो गवर्नमेंट के फ़ॉर्मेट से यूज़ करेगा। तो वो गवर्नमेंट के कुछ फ़ॉर्मेट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैं आपको कभी देने की कोशिश करूँगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप और भी एस्पिरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारे लेटर्स के और जो और भी कई सारे फॉर्मेट दे रखे हैं, वो एग्ज़ाम में फॉर्मेट पूछता है पर्टिकुलरली कि निविदा का फॉर्मेट क्या होगा? अगर आप निविदा दे रहे हैं या फिर वो बोलेगा कि अधिसूचना का फॉर्मेट बताइए और एक अच्छी अधिसूचना लिखिए। तो फॉर्मेट के बहुत नंबर होते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही थी क्योंकि मैंने वो सारे फॉर्मेट्स इकट्ठे कर रखे थे पहले से और एग्ज़ाम में लिख आया था।
तो मेरे को 10 में से 9 नंबर ऐसे-ऐसे नंबर मिल गए उसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कोरिंग भी है, आप इसे हरेंद्र प्रसाद जी का अच्छा क्वेश्चन था ये। चंदू महाराज जी पूछते हैं कि टॉपर बनने के लिए कोई जॉब में होना ज़रूरी है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखिए टॉपर ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आ गए, वो कोई भी हो सकता है। तो इनफैक्ट सिलेक्शन एक वैसे नॉर्मल हो या टॉपर हो, सेकंड रैंक हो, थर्ड रैंक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात ये है कि आप अपना अच्छे से परफॉर्म कीजिए, अच्छे आंसर लिखिए, और ऐसा कुछ नहीं कि पहले से जॉब में होना है ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग ऐसे भी ना सिर्फ सेलेक्ट हुए हैं बल्कि उन्होंने टॉप भी किया है, कि जिन जो जॉब में नहीं थे, और जॉब वाले भी करते हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है। हाँ, हरीश दत्त जी पूछते हैं कि पीसीएस के फॉर्म कब निकलेंगे? फ्रैंकली दोस्त मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। समय हो गया, मुझे लगता है कि अब आना चाहिए फॉर्म, कभी भी आ सकता है। रिवीजन में टाइम कम लगे इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप एक काम कीजिए, अपनी बुक में कि चंदन थुआल जी का क्वेश्चन है कि रिवीजन में कम टाइम लगे उसके लिए क्या करें? आप ऐसा कीजिए कि आप हाइलाइट करते हुए चलिए चीज़ों को, कुछ चीज़ों की नोट्स बना लीजिए, हाइलाइटेड पोर्शंस को ही पढ़ें केवल एग्जाम में। अरुण चमोली जी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, सभी लगभग कई लोगों ने इस क्वेश्चन को पूछा है कि एग्ज़ाम टाइम से नहीं होता। ये बहुत ही मतलब एक दुखद चीज़ है, मैं क्या बताऊँ इस बारे में, कि टाइम से फॉर्म नहीं आते और टाइम से एग्ज़ाम भी नहीं होता। पता नहीं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तक ये बात, गवर्नमेंट को पता भी है और किस तरीके से पहुँचाई जाए। बहुत मतलब एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जब मैं भी एक एस्पिरेंट था, तो मुझे भी लगता था कि पहले 4 साल में फॉर्म आता है, फिर 4 साल में उसका रिज़ल्ट आता है, तो बहुत दिक्कत है। मैं इस बारे में कुछ भी कह पाने में मैं समर्थ नहीं हूँ मतलब। करंट अफेयर्स कैसे मैनेज करें, मैंने आपको बता दिया इस बारे में। हाँ, ये है एक चंदू मेहरा जी का अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मेंस में विज्ञान किस स्तर का पूछा जाता है? नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए कोई टिप्स? हिंदी के बाद यदि कोई बहुत ही खतरनाक पेपर है तो साइंस का पेपर है। मैंने आपको अभी हिंदी के बारे में बताया, और चंदू मेहरा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि साइंस साइंस भी अव्वल दर्जे की आती है। मतलब यूकेपीएससी जो साइंस का पेपर बनाता है, वो ये देख के नहीं बनाता कि यार ये जनरल स्टडीज का पेपर है ना, वो तो इस वजह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा जो बिल्कुल ही स्पेशलिस्ट लोगों को जानने होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप क्या कीजिए, सिलेबस आप देखेंगे ना तो 10th तक से ऊपर का नहीं आता, तो आप क्या करो, 10th तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, उसके अच्छे से नोट्स बना लो, सब सब्जेक्ट की। अब बात रही 11th 12th की। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप 11th 12th की भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, आप सिलेबस से उन्हें उठा सकते हैं। जो कुछ टॉपिक्स मुझे याद हैं, बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मतलब हमारे जो बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी बात है। फिजिक्स में जैसे है, वही जैसे अभी आपको मैं बता रहा था कि ट्रांसफॉर्मर है, मोटर है, उसके बाद कम्युनिकेशन वाले जो चैप्टर हैं वो है। कंप्यूटर साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आईटी बैकग्राउंड वालों के वो आते हैं। तो देखिए साइंस में भी फिर वही बात है, स्कोरिंग है। मतलब हिंदी की तरह साइंस भी बहुत स्कोरिंग है। मतलब मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि मुझे 16 नंबर में से 14 नंबर मिले क्वेश्चंस में, 8 में से 7 नंबर मिले। हाँ, तो यदि आपने ना क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर दिया तो आप कर लेंगे। तो आप क्या कीजिए, क्लास 10 तक की एनसीईआरटीज़ पढ़िए, फिर मैं कहूँगा ओल्ड एनसीईआरटीज़, मैं न्यू एनसीईआरटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ओल्ड एनसीईआरटीज़ क्लास 10 तक पढ़िए। 11th 12th के सिलेबस में से जो टॉपिक हैं क्योंकि 11th 12th में साइंस बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही पर्टिकुलर हो जाती है। तो यदि हम आपसे कहें कि आप बिल्कुल पर्टिकुलर उस चीज़ को जाके पढ़ें, तो वो ना पढ़ें। आप क्या करें कि केवल जो टॉपिक्स को पढ़ें। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, वो साइंस के पेपर को थोड़ा सीरियसली लें, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, खास तौर से मेंस में। वही कीजिए आप ना, मतलब ऐसे पढ़िए कि जैसे आपको बिल्कुल एग्जाम ही देना है साइंस का। तो आप 6 से लेकर 10 तक और 12th की 11th 12th की कुछ टॉपिक्स को देखिए, शॉर्टकट मत मारना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि साइंस में कई लोग ना बाजार से कुछ नोट्स उठा के पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसने कहा यार कि वो फलानी टॉपिक कोचिंग ने कुछ निकाल रखा है वो पढ़ लो। ऐसे शॉर्टकट मत मारना, बहुत ही घातक सिद्ध होगा आपके लिए। आप सिर्फ, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप एनसीईआरटीज़ के बाहर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटीज़ पढ़िए और कुछ कुछ 11th 12th के पढ़ लीजिए। उसके अलावा ना कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे स्पेस साइंस एक टॉपिक है। स्पेस साइंस में आप क्या करें कि इंटरनेट पे आप देख लीजिए, आप जो हमारा हमारा वो है, जो इंडिया का जो स्पेस मिशन है पूरा, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। अपनी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ लीजिए, लॉन्च पैड्स के बारे में, लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। ऐसे नैनो टेक्नोलॉजिक्स है सब टॉपिक, रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें आपको एनसीईआरटीज़ में नहीं मिलेंगी। तो इन चीज़ों के लिए मतलब मेरे ख्याल से 9 ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे याद है कि जो एनसीईआरटीज़ के बाहर हैं। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, रोबोटिक्स,
और ऐसे कुछ और हैं, मतलब 9 टॉपिक्स हैं। आप उनको इंटरनेट से, खास विकिपीडिया से आप नोट्स बनाइए, आपको मिल जाएगा। इंडिया का स्पेस मिशन पे आप पढ़ लीजिए। तो साइंस को, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का और इवन जो साइंस बैकग्राउंड वाले भी हैं, उनको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जो पहले के टाइम पे ना आईटी और कंप्यूटर साइंस इतना ज़्यादा होता नहीं था हमारे, जब हम पढ़ते थे, तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट भी बहुत बाद में आया था। तो क्या कीजिए, जो आईटी और कंप्यूटर साइंस वाले बैकग्राउंड के नहीं है, वो 11th-12th की उनकी वो बुक्स भी पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए ध्यान में रहेगा। ये सारे कई क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि मैं रेलवेज में हूँ, मुझे यूकेपीएससी की तैयारी करनी है 2 साल। देखिए, राहुल जी का क्वेश्चन है। देखिए, कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं कि 2 साल से शायद आपने पढ़ाई नहीं करी है, जो भी ऐसा कुछ इश्यू है आपका। अभी भी आप तो ऑलरेडी एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, आपने पहले प्रिपरेशन भी करी है। तो मुझे लगता है कि यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी ऐसे करते रहेंगे, आप अभी भी स्टार्ट करेंगे तो आप कर लेंगे। कुछ, हाँ, ये हरीश दत्त जी ने पूछा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का कितना रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको कहाँ-कहाँ हेल्प करता है। पॉलिटी का एक पूरा पेपर है 200 नंबर का, वहाँ आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करता है। एथिक्स के पेपर में काफ़ी हद तक आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करता है, और साथ में आपको एसए के एक पेपर में हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि ये ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका एक ओरिएंटेशन डेवलप करता है गवर्नेंस की ओर। तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर जगह वो रिफ्लेक्ट होता है फिर हमारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पब्लिक सर्विस का। लेखन शैली के लिए जो क्वेश्चन पूछा है, मैं फिर बार-बार कहता हूँ कि डेली आंसर राइटिंग, मतलब इसको तो आप गाँठ बाँध लीजिए कि आंसर राइटिंग हर रोज़ करनी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सेशन भी हमारा काफ़ी टाइम हो गया है। तो और कोई ऐसा, सर क्या आपकी बुक, नहीं, मेरी बुक अभी हिंदी मीडियम में नहीं अवेलेबल है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और बहुत डिफ़िकल्ट है, देखते हैं अगर कभी ट्रांसलेशन हो पाया तो करेंगे। पेपर क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है? अनुज पुरोहित का क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे लगता है कि, मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कोचिंग के नाम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। तो यदि आप डेली आंसर राइटिंग करते हैं और हफ्ते में एक दिन एक टेस्ट लिखते हैं, तो ये तैयारी के लिए काफ़ी है, तो आप इसे कर सकते हैं। पत्र लेखन के लिए कोई अच्छी किताब बताइए सर। अनूप जी, देखिए ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पत्र लेखन में सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, उस आप बुक की बात कर रहे हैं, बुक मैं इसलिए आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई भी उसकी स्टैंडर्ड बुक है नहीं। और जो हिंदी की बुक्स में फॉर्मेट दे रखे हैं, देवभूमि प्रकाशन में तो थोड़े बहुत अच्छे फॉर्मेट दे भी रखे हैं, और लेकिन जो हरदेव बहारी वाली बुक है, उसमें फॉर्मेट पुराने वाले हैं, तो उसको आप यूज़ मत कीजिएगा। आप ये कर सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था, कि आप गवर्नमेंट के फॉर्मेट्स डाउनलोड कर लीजिए कहीं से, और उसी में जो लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को आप लिखाइए। नंबर जो है ज़्यादातर, वो आपके अंदर जो बॉडी का जो पार्ट होता है लेटर के, उसमें डेफिनेटली 1-2 नंबर उसमें भी मिलते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं 2-3 नंबर, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो आपके जो उसका फॉर्मेट होता है उस पे डिपेंड करता है। तो इसकी कोई ऐसी बुक मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। हरेंद्र प्रसाद जी ने कुछ एक वो दे रखा है, चलिए ठीक है। निबंध लेखन के लिए अच्छी किताब नहीं, अनूप नेगी जी ने फिर निबंध लेखन के लिए बुक की बात करी है। नहीं, देखिए, निबंध लेखन के लिए मैं भी फिर कोई बुक नहीं बताऊंगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवर प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे, उतना ज़्यादा आपका निबंध अच्छा होगा। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अ, सर क्या मेंस के आंसर राइटिंग में गिवन वर्ड लिमिट के एग्जैक्टली फॉलो करना थी? पांडे जितिन ने पूछा है। जी जितिन ना, मैंने आपको बताया था कि वहाँ स्पेस ही वर्ड लिमिट के हिसाब से मिलता है। यदि 20 वर्ड का है ना क्वेश्चन, तो आपको स्पेस इतना देंगे कि आप 25 से ज़्यादा वर्ड नहीं लिख पाएंगे। तो वर्ड लिमिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए भी ज़रूरी है ना, वर्ड लिमिट इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि आप वर्ड लिमिट को ब्रीज कर देते हैं, तो आपका पेपर छूट जाएगा। मतलब आप 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए क्या आप 16 नंबर का क्वेश्चन छोड़ना चाहेंगे? नहीं ना। तो वर्ड लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर पॉलिटी को जो लास्ट पोर्शन का है कवर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में लक्ष्मी, हाँ, ये नीरज जेठी जी ने क्वेश्चन कहा है कि पॉलिटी में देखिए 2 पार्ट हैं, एक है पॉलिटी और दूसरा है गवर्नेंस। लक्ष्मीकांत जो है ना, वो पॉलिटी के पार्ट को कवर करता है, लेकिन गवर्नेंस वाला जो पार्ट है वो लक्ष्मीकांत कवर नहीं करता। तो आप क्या कीजिए, उसके लिए कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक्स उठा लीजिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक से आप गवर्नेंस वाले पार्ट को कवर कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन था। ये एक उन्होंने पीहू पुंडीर बोलते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स का सार मत मारिए इतना शॉर्टकट, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटीज़ का भी यदि हम सार पढ़ने लगे ना, तो मतलब वो प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड फिर उसमें थोड़ा कम हो जाता है। तो आप, मैं कोशिश कीजिए कि आप एनसीईआरटीज़ ही पढ़िए, उसके सार पे मत जाइए।
मेरे को लगता है कि मैंने ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो कवर हो गए हमारे। कुछ क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया तो उसके लिए मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपके क्वेश्चंस को। एक हरीश दत्त जी का क्वेश्चन है कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में मैथ्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। 120 मार्क्स का पूरा पेपर आता है और उसमें स्टेप्स में नंबर देते हैं वो, मतलब यदि आपका स्टेप में कहीं कमी आ गई तो आपके नंबर काट देते हैं। और स्टेप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 मार्क्स हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर टॉपिक 10th तक की उसमें कवर हो जाते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो 11th-12th में जाते हैं, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, हरीश दत्त जी ने पूछा था। मनोज खुलबे जी कहते हैं कि उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष पीसीएस के लिए। देखिए मैंने आपको बताया, आप उत्तराखंड का सिलेबस उठाइए ना और एनसीईआरटी का सिलेबस उठाइए, आपको बिल्कुल सब कुछ सेम मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए सारी। उसके बाद पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत या डीडी बसु पढ़ लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री के लिए आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी के लिए मिश्राइन पूरी पढ़ लीजिए। और साइंस, बेसिक साइंस के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटी प्लस आप इंटरनेट से टॉपिक के नोट्स बना लीजिए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी के अलावा एक आरसी तिवारी की बुक आती है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आप वो पढ़ लीजिए। उसके बाद हर पेपर में उत्तराखंड से रिलेटेड टॉपिक हैं। हिंदी मीडियम की मैं आपको बुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कोशिश करी है अपनी बुक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड। और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि विंसर भी आप रेफ़र कर सकते हैं। ये है बुक्स की लिस्ट, बाकी कभी इसमें डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों को मैं अपने अब हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। हाँ, ये विनोद मुलेखी जी ने पूछा कि हाँ, क्या देखिए मेरे पास ना 2017 में जब मेरा पीसीएस में पहली बार सिलेक्शन हुआ था, 2019 में इस बार, दोनों की मैंने ना कॉपी निकाली है पीसीएस के, उत्तराखंड पीसीएस से आरटीआई लगा के अपनी कॉपीज़ निकाली थी। पर्पज़ यही था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मैं आज तक किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया, मेरे पास रखी हुई हैं। मैं उन्हें शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जनरली जल्दी ना मैं कुछ कोशिश करूँगा कि किसी तरीके से अपने आंसर्स को मैं शेयर कर पाऊँ। और ख़ास तौर से मतलब मैं उसमें हर चीज़, क्योंकि कई क्वेश्चंस में ना मुझे 0 नंबर भी मिले हैं, तो मैं वो भी शेयर करूँगा कि किन क्वेश्चंस में लिखने के बाद भी नंबर नहीं मिलते। ऐसे कौन से आंसर्स हैं जिसमें आप पूरा पेपर भरते हो फिर भी आपको कम नंबर मिलते हैं। मिस्टेक्स कहाँ-कहाँ होती हैं। जैसे एक 16 नंबर का क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, मैंने उसमें एक जगह ना 2 से उसे मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब पूरा सही था, केवल 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, उसमें 0 नंबर मिले। तो ये सारी मिस्टेक्स भी हमारे एग्ज़ाम में होती हैं, तो मैं ज़रूर उन कॉपीज़ को शेयर करूँगा जल्दी। और मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक अगर वो कॉपियाँ पहुँच पाएँ तो। चंदू मेहरा जी, नहीं पीसीएस में सिलेबस में फ़िलहाल ऐसा कोई चेंज होने वाला है, लेकिन मेरे को तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इस तरीके से प्रियंका कुमारी कहती हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज़ परचेज़ करने की बात, देखिए मैंने ऑनलाइन कोर्सेज़ को परचेज़ नहीं किया, तो मैं इस बारे में ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं समझता। लेकिन जहाँ तक मैं यदि कहूँ तो ये देखिए ना, मतलब ओरिजिनल जो स्टडी है, जो ऑथेंटिक स्टडी है ना, वो हमें किताबों से ही मिलती है। आपको बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हम शॉर्टकट्स ढूँढते हैं तो मतलब मैं तो पर्सनली मैंने कभी इस चीज़ को किया नहीं, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि क्या ऑनलाइन कोर्सेज़ खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जो ओरिजिनल बुक्स हैं, जो एक ऑथेंटिक स्टडी है, जो अच्छे सोर्सेज़ हैं, उन्हीं पे हम ज़्यादा फ़ोकस करें। बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं। सुरेश गुरुजी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। देखिए आपका जो इश्यू है वो बिल्कुल ही जेन्युइन है कि लंबे समय तक वो नहीं निकलता तो कंटिन्यूटी पढ़ाई की नहीं हो पाती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें करना पड़ेगा, मतलब ये मतलब जॉब हमें चाहिए, एग्ज़ाम हमें निकालना है, तो हमारी मजबूरी है कि हम इसे एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। ये हुनेश सिंह जी का एक लास्ट क्वेश्चन मैं ज़रूर ले रहा हूँ कि पीसीएस इंटरव्यू के बारे में बताएँ। देखो, पीसीएस इंटरव्यू क्या है? जैसे मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ ना, यही पीसीएस इंटरव्यू है। नंबर कब कम मिलते हैं? नंबर 2-3 चीज़ों में कम मिलते हैं। एक तो हम उनके ईगो, देखिए दे आर वेरी सीरियस जो वहाँ बैठे हैं ना, बहुत ही सीनियर लोग हैं, मतलब रिटायर्ड लोग हैं, रेप्यूटेड लोग हैं। यदि हम उनके ईगो को हर्ट करते हैं, यदि कहीं पे उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या हम मतलब ना एक बात करने का जो हमारा लहज़ा है, वो एरोगेंट और इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि हम उनको हर्ट कर दें। या फिर हम कभी ये कोशिश करें कि यार मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, तो इस टाइप की चीज़ें उनको हर्ट करती हैं। नंबर 2, ओरिजिनैलिटी बहुत ज़रूरी है। मतलब देखो, जो मुझे आता है ना वो आता है। यदि मुझे नहीं आता है तो सॉरी कहने में कुछ नहीं आता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम बातचीत करते हैं ना आपस में, वही एक इंटरव्यू है। उसके अलावा इंटरव्यू कुछ नहीं है।
कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करें? कोचिंग तो देखिए हर कोचिंग ठीक ही होती है। कोचिंग के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। हर कोचिंग लगभग ठीक ही होती है और उनका एक तरीका होता है पढ़ाने का। यदि हम उसको फ़ॉलो करते हैं तो हमें वो बेनिफिट देती है। यदि हम कोचिंग के तरीके को फ़ॉलो नहीं करते, तो फिर हम अपना समय और पैसा बर्बाद करते हैं वहाँ जाके। सर जॉब और तैयारी के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आप जॉब के साथ भी 6 से 7 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। सर सीसेट क्वालीफाइंग हो गया? हाँ, जेठी जी सीसेट क्वालीफाइंग हो चुका है। तो बस मुझे लगता है कि हम आज के अब सेशन को कंक्लूड करना चाहिए। 1 घंटे का सेशन था, हमने करीब सवा घंटे, 1 घंटा 20 मिनट ये सेशन किया। जो जिन-जिन लोगों ने इस सेशन में पार्टिसिपेट किया उनके लिए बहुत-बहुत उनको धन्यवाद और कोशिश करेंगे कि आगे ऐसे और सेशंस ऑर्गेनाइज़ करें। जो भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, एस्पिरेंट्स की हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और जहाँ भी जब भी ऐसी हेल्प कर पाऊँगा मैं मेरे को बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की हेल्प करना। एक बार फिर से मैं धामी जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये सेशन फैसिलिटेट करवाया। अ, राजीव नेगी जी आप पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू में स्पेसिफिक क्या पूछा गया? इसके लिए हम इंटरव्यू के लिए एक अलग सेशन रख लेंगे यार। देखो बहुत टाइम निकल रहा है और अभी मैं आपको अच्छे से बता भी नहीं पाऊँगा, कभी एक अलग ही सेशन रख लेंगे। और मैथ्स की कहाँ से और कैसे तैयारी करें, मैं आपको बता चुका हूँ एनसीईआरटी से बाहर मैथ्स नहीं आती, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस सेशन में आए। हम आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।